ये है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। एक्सपायरी का दिन और आखिरी 1.5 घंटे का कारोबार, इसी पर रहेंगी नजरें। लेकिन शुरुआत कार्यक्रम की हेडलाइंस के साथ। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में कंसोलिडेशन का मूड। निफ्टी में सिर्फ 90 और बैंक निफ्टी में 225 पॉइंट्स का दायरा। HDFC ट्विंस, एक्सिस बैंक और कोल इंडिया दे रहे हैं सहारा। कमजोर रहे तीसरी तिमाही में एशियन पेंट के नतीजे। वॉल्यूम ग्रोथ 5 से 6% के मुकाबले रही फ्लैट। मुनाफा 6% तो रेवेन्यू में करीब 2% की ही बढ़त, लेकिन मार्जिन में उम्मीद से बेहतरी। बाजार को अब HUL के नतीजों का इंतजार। अच्छे नतीजों के बाद परसिस्टेंट सिस्टम्स में रौनक। शेयर करीब 7% के उछाल के साथ F&O का टॉप गेनर बना। वहीं रिजल्ट्स के बाद इंडसइंड बैंक 2% फिसला। और 13% डिस्काउंट के साथ FPO की प्राइस बैंड से अदानी एंटरप्राइजेस में तेज गिरावट। शेयर आज 4% टूटा, 2.5 महीने के निचले स्तर पर। कल आएंगे निफ्टी की 3 कंपनियां, रिलायंस, JSW स्टील और HDFC लाइफ के नतीजे। साथ ही LTI माइंट्री और कोफोर्ज समेत F&O की 5 कंपनियां पेश करेंगे अपनी रिजल्ट्स। राज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई को देंगे 2 नई मेट्रो लाइन की सौगात। महाराष्ट्र में कुल 38,800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी करेंगे प्रधानमंत्री। ओके, चलिए लास्ट का 1.5 घंटा और मैं हूं अनुज, मेरे साथ हर्षिता और अभी जुड़ेंगे दिल्ली से। मार्केट के बारे में क्या कहें हर्षिता? मैं कल रात को सो नहीं पाया और आज मार्केट थोड़ी मेहरबान हो गई, क्योंकि मैं सुबह का शो करके थोड़ा मैंने पावर नैप लिया और जब मैं उठा तो मार्केट वहीं थी, तो मतलब कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो इसके लिए जो एक थोड़ा सा हमारे फेवर में ये रहा आज। एक जैसे कहते हैं ना, एक बेनिफिट ऑफ वो मिल गया, गट मिल गया। गट फीलिंग थी कि मार्केट कुछ नहीं करेगा आज, तो मैं सोचा चलो थोड़ा पावर नैप ले लेता हूँ। और जब उठा तो निफ्टी एग्जैक्टली वहीं पर, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं उसमें। और 90 पॉइंट का निफ्टी में मूव, हाई टू लो 90 पॉइंट भी मैं बिल्कुल दोनों एक्सट्रीम जोड़ रहा हूँ, वो भी मतलब सबसे ज़्यादा 90 पॉइंट। वैसे देखें अगर आप तो 30-40 पॉइंट में निफ्टी घूम रहा है। लेकिन एक चीज़ है, एक बार जरा निफ्टी IT और निफ्टी बैंक लेकर आइए वापस। वो जो हमारी एक फेवरेट प्लेट बन गई है अब, निफ्टी IT वर्सेस निफ्टी बैंक की जो ट्रेड लगातार प्ले आउट हो रही है इस पूरे साल। इंटरडे में देखिए, ये है निफ्टी बैंक, इसका चार्ट देखिए, और दूसरी तरफ वो चार्ट देखिए निफ्टी IT का। वो दोनों एक साथ स्क्रीन पर लाएंगे, स्प्लिट स्क्रीन में, तो बहुत ही ब्यूटीफुल। ये एक्चुअली इस पूरे साल की कहानी रही है अब तक की, और ये आगे जाके भी मुझे लग रहा है कि ये देखिए हर्षिता, ये कहानी है, ये पिक्चर कुछ कहती है। और रोज़ ये पिक्चर ऐसी ही बन रही है। निफ्टी IT एक ट्रेडर्स डिलाइट, लॉन्ग ट्रेडर्स डिलाइट। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ किसी भी लेवल पर एंटर करना है। और बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी है, लेकिन ज़्यादातर सेल ऑन रैली का ट्रेड है। 2 चीज़ें हुई हैं, एक तो वीकली एक्सपायरी है। पुट बेस को निफ्टी ने बचाया है आज, जो हमने सुबह डिस्कस किए थे कि अगर वो पुट्स नीचे जाने शुरू हुआ और उनके नीचे जाना मार्केट शुरू हुआ तो प्रॉब्लम होगी। एटलीस्ट उनको बचा लिया, और निफ्टी बैंक को फिर HDFC बैंक का सपोर्ट मिल रहा है। तो जैसे कहते हैं डाउन एंड नॉट आउट, डाउन बट नॉट आउट, उस टाइप की मार्केट है आज। गिर रही है लेकिन कोलैप्स नहीं कर रही है। तो दोनों के लिए कुछ ना कुछ है मार्केट में, बुल्स और बेयर्स के लिए आज। दोनों तरफ के ट्रेड्स डेफिनेटली बैठेंगे। 18,155 ऊपर की तरफ इंडेक्स ने दिखाया जरूर था कुछ ही देर पहले अनुज, और ऑफ कोर्स वो बॉटम तो 1863 का बना हुआ है। अब बीचों बीच अगर ट्रेड लेना है तो तेजी की तरफ मौके ज्यादा आपको दिख रहे हैं आते हुए, या फिर वही होगा स्टॉक स्पेसिफिक्स, या फिर अगर इंडेक्स पर कोई कॉल तो निफ्टी IT आउटस्टैंड कर? हाँ बिल्कुल, इंडेक्स पर तो निफ्टी IT नहीं, और निफ्टी IT ने मार्केट को बचा के भी रखा है। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा हर्षिता कि मार्केट कोलैप्स नहीं कर रही आज। जैसे मार्केट के पास अपॉर्चुनिटी थी कोलैप्स करने की, करना होता तो आज कर सकती थी, मार्केट ने वो नहीं किया। अच्छा, हम ऑप्शंस के आंकड़े देख लूँगा, मैं देखूँगा सबसे पहले, क्योंकि ये एक्सपायरी है, तो इसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगी। सबसे पहले तो कॉल्स और पुट्स दोनों ले आते हैं। हायर लेवल पर क्लियरली 18,200 और 250 यहाँ पर रेजिस्टेंस है। 18,200 के कॉल में देखिए क्या बिल्डअप है, 1.2 करोड़ का, और 18,150 की कॉल में 1 करोड़ का। ये ज़बरदस्त बिल्डअप है। और 18,250 की कॉल वो खैर अब मीनिंगलेस है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन पुट्स देखिए, और पुट्स में 18,100 की पुट सुबह यहाँ पर अनवाइंडिंग हो रही थी, क्योंकि यहाँ का पुट राइटर सुबह घबरा गया था। लेकिन जैसे ही निफ्टी ने उसको रिक्लेम किया, ये पुट राइटर वापस आया है वेंजेंस के साथ, और इसने करीब करीब 1 करोड़ पुट बेचे।
और 18,050 की पुट और 18,000 की पुट्स भी काफ़ी बिकी है। तो एक बेसिक रेंज मिल गई है आपको, आज का हाई और आज का लो। जैसे मैंने कहा 90 पॉइंट की रेंज है और हम एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट पर हैं उस रेंज के। जिस साइड निकलेगा उस साइड की ट्रेड मिलेगी। वैसे मुझे लग रहा है कि आज शायद इंडिकेशन है कि आज मार्केट पूरा दिन कुछ ना करे और 3 PM पे एक छोटा सा मूव आपको दिखा दे, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ करने के लिए मेरे ख्याल से मार्केट रेडी नहीं है। बैंक निफ्टी इंटरेस्टिंग है क्योंकि बैंक निफ्टी में निफ्टी ने अपना 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिक्लेम किया, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिक्लेम किया। बैंक निफ्टी अभी भी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर जाकर फंस रहा है फिर से। वो है करीब करीब 42,500 पर, और आज भी एक सुबह ऐसा लग रहा था कि उस तरफ जा रहा है, लेकिन फिर वहाँ से ये फिसल गया। अभी भी ये एक इंडेक्स है जहाँ सेल ऑन रैली है, और लेवल्स खैर अभी डिस्कस करना टफ होगा क्योंकि एक्सपायरी है। लेकिन आप कॉल्स देख लीजिए, 3 कॉल्स 42,500, 400 और 300, यहाँ पर ज़बरदस्त बिल्डअप है, ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है यहाँ पर। ये मुझे लग रहा है कि इनको क्रॉस करना थोड़ा टफ होगा। 500 तो खैर बहुत टफ होगा, लेकिन इवन 400 भी क्रॉस करना टफ होगा इस एक्सपायरी में। 42,338 इस समय रेट। लेकिन हाँ, एक चीज़ कहूँगा, इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको ज़बरदस्त ट्रेड्स मिली हैं, बहुत ज़बरदस्त ट्रेड्स मिली इंडिविजुअल स्टॉक्स में। और इनफैक्ट उन स्टॉक स्पेसिफिक्स पर आएंगे आगे भी। ऑफ कोर्स हमने देखा है कई ऐसे काउंटर्स हैं, स्पेशली मेटल साइड पर कमोडिटी से जुड़े हुए ट्रेड्स आज में फोकस में आते हुए दिखाई दिए हैं, और बैंकों का तो साथ रहा ही है, स्पेशली HDFC और एक्सिस बैंक। अगर वो नहीं होते तो शायद निफ्टी बैंक की स्थिति और भी बिगड़ी हुई दिखाई देती। लेकिन वीरू, स्टॉक स्पेसिफिकली किस तरह की पोजिशंस आज एक्सपायरी के दिन जो लाइमलाइट में है? जी हर्षिता, देखिए स्टॉक स्पेसिफिक आप देखें आज इनफैक्ट सुबह सुबह जो ट्रेड्स पकड़े गए थे उसमें परसिस्टेंट इनफैक्ट अनुज ने काफ़ी फोकस भी किया था, उसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव लिया और आज करीब करीब 6.5% ऊपर टॉप गेनर इन डेरिवेटिव्स। अगर मैं OI के दृष्टिकोण से देखूं तो आई थिंक काफ़ी सिलेक्टिव है बाजार। अगर आप इस वक्त की OI समरी को देखें हर्षिता, तो पहले टेक्नोलॉजी पर फोकस करते हैं। 2 मिड कैप IT स्टॉक्स में आज, एक तो परसिस्टेंट, नो डाउट अबाउट दैट, आज इसका पूरा का पूरा अगर आप देखें दबदबा है, 24% का OI बिल्डअप, दैट्स ह्यूज। और परसिस्टेंट ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज ब्रेकआउट दिया और वो 15 दिसंबर की कैंडल का हाई भी बाइसेक्ट कर दिया। उसके बाद कोफोर्ज मिड कैप IT में 3.6% OI एडिशंस था। तो IT में अगर आप देखिए कंसंट्रेशन जो था वो इन 2 स्टॉक्स तक सीमित था। और कुछ जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग था, आई मीन OI शीट पे, ये आज और कल का OI एडिशन काफ़ी आप देखिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बाद अगले सीरीज़ के मतलब फरवरी की सीरीज में बिल्डअप शुरू हो जाएगा। मेटल्स में सेल, टाटा स्टील, नाल्को, ये 3 स्टॉक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप देखे गए। सेल इनफैक्ट कल ही क्लोजिंग में हमने ट्रेड लिया भी था माइनस के साथ, और आज ह्यूज बिल्डअप, 11.25, टाटा स्टील 8.5, नाल्को करीब 6% का। इन 3 स्टॉक्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। बैंक्स में एक्सिस बैंक और HDFC बैंक, ये 3 स्टॉक्स हर्षिता बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मेरे को लगता है कि अगर ये 2 स्टॉक्स अगर चले तो क्लोजिंग बैंक निफ्टी की थोड़ी अगर आप देखें आतिशबाजी वाली हो सकती है। मेरे को पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है, मैं मतलब हालांकि अनुज टिप्पणी कर चुके हैं, लेकिन मेरे को एक फीलिंग आ रही है कि न जाने क्यों बैंक निफ्टी की क्लोजिंग थोड़ी सी आतिशबाजी हो सकती है इन 2 स्टॉक्स की बदौलत। इनके ऑप्शन स्टैट्स, इनके फ्यूचर्स के स्टैट्स देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, एंड स्पेशली HDFC बैंक हर्षिता। और एक स्पेस जो कि सबसे ज़्यादा अगर आप देखें शॉर्टिंग विटनेस कर रहा है वो है अदानी समूह, 12%, अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स करीब करीब 23.4, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। लेकिन एक्सिस और HDFC बैंक का अनुज OI बिल्डअप थोड़ा सा मेरे को आज स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और साथ ही साथ इनके ऑप्शन एक्टिविटी अनुज बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, स्पेशली एक्सिस बैंक और HDFC बैंक। अनुज ओके वीरू, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे खैर इन 2 स्टॉक्स पर। एक बार इंट्राडे ले आइए जरा आप एशियन पेंट्स का। हर्षिता के पास जाऊँ मैं उससे पहले एक बार, क्योंकि वो नंबर्स आए थे और आप देखिए ये स्टॉक अब कोलैप्स कर रहा है, 2900 तोड़ रहा है ये, और मुझे डर है कि कहीं यहाँ पर कल डाउनग्रेड्स ना आ जाएं। जिस तरीके का यहाँ पे प्राइस मूव है हर्षिता, मैं नंबर्स देख रहा था, नंबर्स मुझे काफ़ी ख़राब लग रहे थे एक्चुअली। और एक्चुअली इशू क्या है कि नंबर्स अब विराट कोहली 70 भी बनाता है तो लोग बोलते हैं फेल हो गया, तो वो एशियन पेंट्स के साथ वही प्रॉब्लम है कि मतलब ग्रीन में है नंबर्स वगैरह सब कुछ, लेकिन एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं। एक्सपेक्टेशन तो मिस किए हैं, और हालांकि स्टॉक करेक्ट हो चुका है, काफ़ी हद तक 17-18% करेक्ट हो चुका है अपने हाई से, लेकिन नंबर्स बहुत ख़राब हैं। वॉल्यूम ग्रोथ बिल्कुल है ही नहीं, और टॉप लाइन बहुत ख़राब है कंपेयर टू पोल, बॉटम लाइन बहुत ख़राब है। मुझे लग रहा है कि अभी कह रहे हैं कि मानसून की वजह से हुआ है, लेकिन थोड़ा मुझे डर लग रहा है यहाँ पर नंबर देखकर। और एक चीज आपने नोटिस की होगी अनुज,
जब कच्चे तेल में वो बिकवाली का दबाव आता दिखाई दे रहा था, बाकी सब पेंट स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली थी, एशियन पेंट बिल्कुल हिल नहीं रहा था। बिल्कुल। और अब आई डोंट नो, शायद बाजार को थोड़ा बहुत आभास हो गया होगा कि नंबर से ज्यादा कुछ डिलीवर नहीं होगा और फिर एक्स्ट्रा पोजीशन इन्होंने नहीं ली, लेकिन कुछ तो वहां पर साफ निकल कर आया। अब देखते हैं यहाँ पर आगे और कमेंट्री क्या निकल कर आती है, और स्पेशली क्या दिसंबर Q4 में वो पिकअप देखने को मिला है जो शायद Q3 में नहीं रहा, उसका इंडिकेशन ऑफ कोर्स मैनेजमेंट कॉल में आता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। और जो आपने बात बोली ना, एकदम हिट द नेल ऑन द हेड वाली बात है, क्योंकि बाकी हम वंडर कर रहे थे कि ये क्रूड इतना गिर रहा है फिर भी एशियन पेंट्स क्यों नहीं चल रहा है। बाकी सब स्टॉक्स चल रहे हैं, पीडीलाइट अच्छा खासा चल रहा था, एशियन पेंट्स नहीं चल रहा था। लेकिन ये नंबर्स के बाद मुझे लग रहा है कल आपको इसमें एक दो डाउनग्रेड दिखेंगे आज तक। ये फिलहाल आज का एक बड़ा एक्सीडेंट ऑफ सॉर्ट्स साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। एशियन पेंट अब देखते ही देखते देखिए 1.5% गवा चुका है। इनफैक्ट इसे हमने ट्रेंडिंग में रखा जरूर था, लेकिन चाल हो गई इसकी पूरी उल्टी। तो अब देखते हैं बाकी कौन से काउंटर्स हैं जहां पर आज हमने देखा है बड़ा ट्रेंड मंदी और तेजी का। तो HUL नतीजे आज आने वाले उससे पहले करीब 2.5% नीचे, 1.5% के नुकसान के साथ एशियन पेंट, टोरेंट पावर, मनप्पुरम फाइनेंस, ये दूसरे काउंटर्स है जहां पर हमने देखा अच्छा वॉल्यूम्स के साथ दरअसल सेल साइड की पोजीशंस आज देखने को मिली हैं। लेकिन तेजी की तरफ कुछ सौदे हैं जो अच्छे खासे बैठे हैं, उनमें आप ध्यान दीजिएगा। कोल इंडिया 3% ऊपर, UPL 2.25% ऊपर। पर्सिस्टेंट सिस्टम्स आज का स्टार परफॉर्मर है क्योंकि मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत ही सॉलिड रही है बिजनेस को लेकर। 7% ये भागा, तो एक्साइड में हमने देखा है 2-2.5% तक की तेजी देखने को मिली है। और खास बात कोल इंडिया UPL जैसे ट्रेड्स की, ये सिर्फ आज के तेजी वाले स्टॉक्स नहीं है। इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते अगर आप देखेंगे UPL करीब 4 से 5% ऊपर है, कोल इंडिया में लगभग 3-4% तक की तेजी देखने को मिली है। तो कंसिस्टेंसी रही है इन दोनों ट्रेड्स में, और उस पर आगे हम बात करेंगे जैसे जैसे हमारे जानकार हमारे साथ जुड़ने लगेंगे। फिलहाल हमारा साथ कमाई का अड्डा में दे रहे हैं राजेश अग्रवाल, इनसे फंडामेंटल्स पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके अलावा तकनीकी पैनल में प्रकाश गाबा, प्रशांत सावंत जुड़ चुके हैं, मानस जायसवाल भी, कुछ देर में हम शिवांगी सारदा को भी जोड़ने वाले हैं, और ऑफ कोर्स अमित सेठ भी हमारा साथ देंगे। लेकर आएंगे आपके लिए 4 का चौका, जहां पर आज सस्ता ऑप्शन प्रशांत सावंत की तरफ से आएगा। मानस जायसवाल तैयार बैठे हैं FNO के सुपरस्टार के लिए। चार्ट का चमत्कार अमित सेठ देने वाले हैं। मिड कैप फंडा लेंगे राजेश अग्रवाल से। 2:50 पर बाजार की बजट से क्या उम्मीदें हैं, इस पर हम कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्डा से खास चर्चा करेंगे। ऑफ कोर्स आज के पूरे मार्केट के एक्शन और कल आने वाले नतीजों का भी जायजा हम लेंगे इसी कार्यक्रम में आगे। ओके, चलिए कॉल्स लेना शुरू करते हैं। और निफ्टी अभी 41 पॉइंट नीचे और बैंक निफ्टी करीब करीब 127 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी में फिर प्रॉब्लम ICICI बैंक, 865 रुपये का भाव ICICI बैंक में। और जो एक हमारा एक बेस केस रहा है कि अब ICICI बैंक 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज की तरफ जाने को तैयार है, वो 827 पर है, अब सिर्फ वहाँ से 38 रुपये दूर रहा। गाबा जी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड ले रहे हैं? हाँ, मुझे गुड आफ्टरनून, मुझे पसंद है इस वक्त। आई थिंक ONGC में बहुत अच्छी तेजी है और अब मोमेंटम अब भी कंटिन्यू कर रहा है, ट्रेड कर रहा है 150-160 के आसपास। मुझे लगता है 154 तक जाना चाहिए, स्टॉप होगा 150 ONGC। ONGC आपके स्क्रीन पर आप देखें तो डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट टिक बाय टिक चार्ट लगभग 1.5% ऊपर सुपर स्विंग देता हुआ इस वक्त का पहला ट्रेड होगा जनाब ONGC का। मानस, आपका कन्विक्शन कॉल इस वक्त का? देखिए, मेरा कन्विक्शन कॉल पॉलीकैप पे है। पॉलीकैप पे मैंने 2 दिन पहले भी रिकमेंड किया था मैंने स्टॉक। आज क्योंकि कल के पॉज के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट पॉलीकैप में देखने को मिला है, इसलिए करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। पॉलीकैप में 2730 ये आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे और 2850 टारगेट्स रहेंगे पॉलीकैप पे। ये दोनों फ्यूचर्स लेवल। कैप में एक ट्रेड आपके लिए साफ उभर कर आ रहा है और पॉलीकैप के नंबर्स आ जाएंगे, उस पर ऑफ कोर्स कल बाजार अपनी वर्डिक्ट देता हुआ नजर आएगा। बाजार बंद होने के बाद ही लार्जली वो नतीजे आएंगे। तो ये फिलहाल एक ट्रेड जिसमें एक मौका है। अग्रवाल साहब आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून अर्शिता जी, अनुज जी, वीरेंद्र जी, जो भी पैनल में मित्रगण हैं, सबको नमस्कार।
ट्रेड की बात की जाए तो मैं जिंदल स्टील के साथ जाना चाहूँगा। आज हम देख रहे हैं कि न केवल लार्ज कैप बल्कि मिड कैप स्टील में भी थोड़ी सी मूवमेंट बनी हुई है, तो ट्रेड के हिसाब से मैं जिंदल स्टील के साथ जाना चाहूँगा। कंपनी को अगर देखें तो कोल बेस स्पॉन्ज आयरन में सबसे बड़ी कंपनी है वर्ल्ड की। 121 मीटर की रेल बनाती है, सिंगल रॉल लेन, जो कि इकलौती ऐसी कंपनी है। इस वजह से भारतीय रेलवे को सप्लाई में ये प्रिफर्ड प्लेयर है। डेट जो कि 47-48 हज़ार करोड़ हुआ करता था, अब बहुत कम हो चुका है। अंगुल की कैपेसिटी रैंप अप के बाद इनके जो प्रोडक्ट मिक्स में चेंजेस आए हैं, उससे न केवल बॉटम लाइन बल्कि मार्जिन्स में भी बहुत इजाफा हो रहा है। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे फोकस बना हुआ है, स्टील, सीमेंट, ऐसी कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। और हमारी पहली पसंद इस पूरे पैक में जिंदल स्टील एंड पावर है। छोटी अवधि में मैं समझता हूँ 630-640 के टारगेट हो सकते हैं, बट लंबी अवधि में बड़े टारगेट भी हो सकते हैं। चलिए, अच्छा बाकी चीज़ें डिस्कस करूँ इससे पहले एक स्टॉक लेकर आइए, न्यूरेका लिमिटेड। इसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक स्टॉक है जहाँ पर मुझे लग रहा है कि पिछले 1 साल का जो प्राइस एक्शन है उस पर थोड़ा सा एक सर्वेलेंस की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार इस स्टॉक में ये मूव्स आए हैं। अब करीब 6% नीचे इस समय ये स्टॉक, फ्रेश 52 वीक लो, और हर्षिता इसका 52 वीक हाई पता है आपको कितना था? अभी 345 पर है स्टॉक। गैस करिए, 1850, 1865। एक बार जरा 12 महीने का चार्ट लेकर आइए इसका, और ये देखिए ये जो स्टॉक है 1864 था। हाँ, ये लगातार, और ये मतलब कई बार कई प्लेटफॉर्म्स पर रेकमेंड हुआ ये स्टॉक, और लगातार इसमें गिरावट है। और काफ़ी लोग फंसे हैं इस स्टॉक में, काफ़ी लोग फंसे हैं। मतलब मुझे कई लोगों ने मैसेजेस भेजे हैं, कई लोगों ने मुझे अपनी दर्द भरी कहानियाँ भेजी हैं, कई लोगों ने ट्वीट्स किया था मुझे इसकी, सर इस पर कुछ करिए। मतलब ठीक है, प्राइस एक्शन एक तरफ है, लेकिन जिस तरीके का प्राइस एक्शन है, जिस तरीके से ये गिरा है और लगातार गिरा है, जिसे कहते हैं ना बिना पानी मांगे कुछ स्टॉक अगर गिरता है, ये लिटरली वो वाली कहानी है। अग्रवाल जी, इसको देखा तो होगा आपने, इस स्टॉक को सुना तो होगा इसके बारे में, कोई व्यू है क्या इस पर? देखिए, ये हेल्थ डिवाइसेस की कंपनी है जो कि कोविड के समय उन प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड हो गई थी, और इस वजह से लोगों को लगा कि पता नहीं क्या होने वाला है, और इसके शेयर बहुत बढ़ गए थे। और अभी आपने सही कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 75-80% के आसपास अपने ऑल टाइम हाई से लो नीचे आ चुका है ये स्टॉक। और अभी भी मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा कोई रीज़न बनता है कि स्टॉक में बना रहना चाहिए। दूसरी तिमाही के नतीजे देखेंगे, लॉस में आए थे। कुछ दिन पहले ऐसी खबरें आई थी कि प्रमोटर ने भी अपने शेयर बेचे हैं। मेरे हिसाब से तो इस वक्त भी बेहतर ये होगा कि लोग निकल जाएं। की सलाह ये इनफैक्ट वाकई में एक सबसे बड़ा शॉकर रहा है जिस तरह से स्टॉक टूटा है। 1864 जैसा अनुज मेंशन कर रहे थे, 52 वीक हाई। और इसमें एक और चीज मैं पढ़ रही थी, इनफैक्ट इस पर सोशल मीडिया पे काफी चर्चा हो रही है आजकल कि प्रोमोटर्स भी बड़े पैमाने पर अपना चंक जो है मार्केट में ऑफलोड करते दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी एक ट्रिगर रह सकता है वो सेलिंग को एग्रीवेट करने के लिए। और प्रोमोटर जब बड़े पैमाने पर स्टॉक बेचता है, दैट्स ऑफ कोर्स नॉट अ गुड साइन किसी भी रिटेल निवेशक के लिए। बिल्कुल, देखिए मैं कोई प्रमोटर पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो एक केस है ना, ये एक क्लासिकल केस ऑफ पंप एंड डंप है। क्लासिकल पंप एंड डंप, इसकी और कोई डेफिनेशन नहीं है, इसकी और कोई मैं कहता हूँ कि परिभाषा नहीं है। इस स्टॉक में जो हुआ है पिछले 1 साल में, उसे मैं कहूँगा पंप एंड डंप। आपने एक स्टोरी प्रेजेंट की कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा स्टॉक, वहाँ चला जाएगा, और सपने दिखाए लोगों ने, भर भर के ये स्टॉक्स लिए, और उसके बाद बस। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई मतलब आपने स्टॉक्स रिकमेंड करें और वो गलत पड़े हैं, तो फिर आप उसको बताइए कि क्यों गलत पड़े हैं और क्या गलती हो गई ये। अच्छा, जैसे अभी एक फॉर एग्जांपल अभी एक वीडियो घूम रहा है एक फंड मैनेजर का, काफ़ी वायरल हो रहा है वो, जिसमें वो एक फुटवेयर स्टॉक की बात कर रहे हैं, जिसमें पहले उन्होंने एक बार उस चप्पल को उठा के कहा था कि ये जो है ना, ये चप्पल नहीं है, ये एक वेल्थ क्रिएशन का है वो। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, वो तो हमारी जो थीसिस थी वो गलत हो गई, तो हम बाहर हो गए। तो ठीक है,
मतलब एटलीस्ट एक्सेप्ट तो किया ना कि हमसे गलती हो गई, हम बाहर हो गए। इस केस में मुझे लग नहीं रहा वो ऐसा कुछ हुआ है। और देखिए क्या ज़बरदस्त, मतलब वेल्थ डिस्ट्रॉय, ये मेरे ख्याल से इस पूरे पिछले 1 साल का सबसे बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहा है हर्षदा। और लगातार एक दिन भी ऐसा नहीं जिसमें ग्रीन में रह रहा हो, मार्केट आपको डाउन हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है स्टॉक को, ये लगातार नीचे जाता है। इनफैक्ट जो मैं प्रमोटर्स का बोल रही थी ना अनुज, क्योंकि इस पर अगर आप स्कैन करें तो कुछ वेबसाइट्स है जहां पर फटाफट से वो डेटा आ जाता है। दिसंबर क्वार्टर में 70% से प्रमोटर होल्डिंग 63% पर आ गई, तो 7% एक ही क्वार्टर में बेचना इज क्वाइट अ ह्यूज सम। और FIIs हो, FPIs हो, जो भी दिग्गज निवेशक जिसे रिटेल मानता है, उनकी तरफ से भी पोजीशंस काफी ज्यादा कटी है। तो करीब 1.5% की होल्डिंग थी, अब वो नेग्लिजिबल हो गई, लगभग 0% पर आ गई। पूरी रिटेल के पास आ गई होगी, देखिएगा। हाँ, वो 100% वो पूरा रिटेल के पास, पूरा रिटेल के पास। यही कहानी होती है कि जो उसमें रिटेल फंस जाता है, क्योंकि वो सारा का सारा माल जो है वो वहाँ से ले लेता है और उसके बाद वो समझ नहीं आता कि वो करना क्या है। और ये जिस तरीके का चार्ट है, कई लोग पूछते हैं कि अच्छा चलो स्टॉक यार 50% गिर गया और कितना गिरेगा, वो वहाँ से 50% गिरता है, फिर वहाँ से 50% गिरता है। तो ये एक स्टॉक की कोई सीमा नहीं होती गिरने की। जैसे जो मल्टीबैगर स्टॉक अपसाइड में घूमता रहता है, ऐसे ही डाउन साइड पर भी एक बार स्टॉक चलना शुरू होता है तो फिर वो चलता ही रहता है, उसके बाद फिर उसमें कोई ब्रेक नहीं लगता। उसमें आप फिर ये नहीं कह सकते कि और कितना नीचे जा सकता है, 0 तक जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता स्टॉक अगर जाने को। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 0 जा रहा है, लेकिन जो लोग पूछते हैं कि और कितना गिर सकता है, उसका आंसर ये है कि 80% गिरा हुआ स्टॉक वहां से भी 80% गिर सकता है। एक जैसे कहते हैं ना कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ स्टॉक, जो 95% गिरे, तो 98% गिरने के बाद आधा हो जाए, तो कितना भी गिर सकता है स्टॉक एक्चुअली। अच्छा, इस बीच थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं। न्यूरेका ने काफी ज्यादा लोगों को शॉक में जरूर डाला है, लेकिन अगर आप ईवी व्हीकल्स खरीदने वाले हैं तो आपके लिए इस बजट में एक अच्छी खबर निकल कर आएगी। ईवीज पर वैसे भी टैक्स छूट मिलती है और ये टैक्स छूट दरअसल आगे जारी रह सकती है। ये हमें एक्सक्लूसिव डिटेल्स मिल रहे हैं। लक्ष्मण रॉय हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर, जो एकदम फुल फॉर्म में है। बजट से पहले कई सारी चीज़ें इनके पास आती है और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ खंगाल कर आपके लिए ऐसी खबर लाते हैं जिससे आपका फ़ायदा हो और वो लगभग पक्की होती हुई दिखाई दे सकती है। तो बजट में शायद ऐलान आएगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर और टैक्स छूट मिलेगी। लक्ष्मण जी, क्या डिटेल है, कितनी और यहाँ पर ये छूट बढ़ती हुई दिखाई देगी? देखिए, यहाँ पे छूट जो है वो दरअसल जो अभी तक संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक कम से कम 2 साल आगे जारी रखने का फैसला हो सकता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए अगर आप कोई लोन लेते हैं तो लोन पर जो ब्याज आप चुकाते हैं उस ब्याज पर 1.5 लाख रुपए तक के भी आप इनकम टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। वो उसकी सीमा 31 मार्च को खत्म हो रही है। अब सरकार इसको आगे बढ़ाने पर विचार करे 2 वजहों से। पहला तो ये कि ये पूरा बजट में आप देखें ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन, इस सब पे काफ़ी जोर रहने वाला। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को सरकार और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहती है, इसलिए टैक्स छूट जो है वो आगे जारी रख सकती है। तो कम से कम 2 साल तक जारी रखेगी तो एक स्थायित्व नजर आएगा पॉलिसी में कि सरकार टैक्स छूट देना चाहती है। दूसरी वजह ये कि सेक्शन 80EB के तहत ये छूट मिलती है और पिछले साल जब सरकार ने देखा कि टैक्स छूट की वजह से काफ़ी ज़्यादा उत्साहजनक रिस्पॉन्स मिला, करीब 4 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके हैं अब तक। अब उम्मीद है कि ये बढ़ के 6 लाख तक हो जाएगा चालू कारोबारी साल खत्म होते होते। तो इसको आने वाले दिन में और ज़्यादा बढ़ाना चाहती है। आपने देखा ऑटो एक्सपो में कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल का यहाँ पे शोकेस किया जा रहा था, यानी कंपनियां भी तैयार हैं। तो सरकार एक पुश देना चाहती है इलेक्ट्रिक व्हीकल को और इसमें टैक्स छूट की सीमा, समय सीमा बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं। बजट में इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो टैक्स छूट की जो समय सीमा है उसमें एक्सटेंशन 2 साल आगे और बढ़ता हुआ दिखाई देगा और एक बड़ी राहत होगी। इनफैक्ट टाटा मोटर्स जैसी कंपनी आप रेडार पर रखें, आपके बाकी जो प्लेयर्स हैं जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में इस समय उतर रहे हैं और साथ ही साथ जो बड़े सप्लायर्स हैं उन पर नजरें होनी चाहिए। ये कितना बड़ा और बूस्ट दे सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स को लेकर राजेश जी? क्योंकि अब भी अगर आप रिपोर्ट्स पढ़े तो डेटा साफ है, ईवी में अगर पिकअप आया है वो लार्जली 2 व्हीलर साइड पर आया है, 4 व्हीलर में अभी दिल्ली बहुत दूर है। जी बिल्कुल सही कहा आपने और इसी वजह से वो मोमेंटम स्टॉक प्राइसेस में नहीं हो पाया जिसकी उम्मीद थी। कई स्टॉक्स तो बहुत ऊपर से टूट गए। आप सोना BMW को ही देख लो जो कि ऑटो इंसिलरी में 10वीं सबसे बड़ी कंपनी है
और उनकी ऑर्डर बुक का 70 से 80% जो ऑर्डर्स है वो ईवी की तरफ से आता है। उसके बावजूद स्टॉक में 30-40% ऊपर से कट दिखा रहा है। इस वक्त अगर किसी स्टॉक पे दांव लगाना हो, खास ईवी प्लेयर को लेकर के, तो मैं समझता हूँ कि अतुल ऑटो एक बहुत अच्छा ईवी प्लेयर के हिसाब से साबित हो सकता है। 3 व्हीलर में अगर आप देखेंगे तो चौथा सबसे बड़ी कंपनी है 7.1% मार्केट शेयर के साथ, और अब ईवी में वेंचर कर रहे हैं। दूसरी तिमाही के नतीजे 40% के आसपास रेवेन्यू में जंप देखा गया था, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मार्जिन्स में और बेहतर सुधार होते हुए आएगा पिछले तिमाहियों से, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम हो गए हैं, कमोडिटी में हमने गिरावट आती हुई देखी है। और जिस तरीके से ये कंपनी मैनेजमेंट ने कहा है कि 25,000 यूनिट का गाइडेंस दिया है और एक्सपोर्ट्स पे फोकस बढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है कि बावजूद पिछले 2-3 दिन की बढ़त के इस स्टॉक पे नज़र रखनी चाहिए। कि बाय द वे मार्केट देखिए, एक बार बैंक निफ्टी अब इंट्राडे लो पर, एक बार जरा बैंक निफ्टी का इंट्राडे लेकर आइए, एकदम से इसमें एक नॉक, और ये देखिए लास्ट के 5 मिनट में खास तौर से 200 पॉइंट अब बैंक निफ्टी। तो जब हम बात कर रहे थे कि मार्केट एकदम कुछ खास कर नहीं रहा है, वो उसमें चेंज आता हुआ, और चेंज डाउन साइड पर आ रहा है यहाँ पर। और HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों ऊपरी लेवल से थोड़े से हल्के हुए हैं, खासतौर से HDFC बैंक। लेकिन इस समय जो स्टॉक मुझे परेशान कर रहा है वो अगेन एशियन पेंट्स। एक बार जरा उसका इंट्राडे वापस लेकर आइए, और करीब 20-25 रुपये वहाँ से निकल चुके हैं उस लेवल से जहाँ हमने बात की थी इसकी, 2877 इस समय। इस पर भी एक कॉल लेंगे, लेकिन शिवांगी जी जुड़ गई हमारे साथ। शिवांगी जी, गुड आफ्टरनून। आपकी ट्रेड यहाँ पर? जी बिल्कुल, यहाँ पे मुझे यूपीएल काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमने देखा है कि पिछले 3 दिनों से यहाँ पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, और स्टॉक अपने क्रूशियल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी क्रॉस करके वहाँ पे सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे जो हल्का सा डिप्स देखने को मिल रहा है उसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 777 तक के एक लक्ष्य बनते हुए दिख रहे हैं, और 725 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, यूपीएल याद रखिएगा। सुबह सुबह आज हमने ट्रेड लिया था, और सुबह एग्जैक्टली अगर आप देखें 741 पे ट्रेड ग्रिप किया गया था। अभी करीब करीब आपकी स्क्रीन पर एक स्ट्रॉन्ग मूव लेके ट्रेड करता हुआ 744.45 अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। और मैं थोड़ा सा अब यहाँ की डिस्कशन में जरा रूल ओवर्स को इंक्लूड करूँगा। अगर आप इस वक्त केमिकल बास्केट में जाएँ और सारे के सारे केमिकल बास्केट के स्टॉक्स को उठा के देखें, तो आज यूपीएल का रोल ओवर करीब करीब 9% है। ओके, अभी शायद यहाँ पे पिकअप नहीं हुआ है। मैं बैंकिंग के कुछ रोल ओवर से फोकस करूंगा, लेकिन यूपीएल इस वक्त शिवांगी जी की कॉल है। 1-2 स्टॉक्स और लेके आइए जो कि अच्छा मूव दे रहे थे। एक बार आप इंडिगो को लेके आइए, जिनकी प्लेसमेंट इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में है। मानस, एक बार आप इंडिगो को देखिए, और एक मतलब नवंबर 21, फरवरी 22 और उसके बाद सितंबर 2022 और अब का एक प्राइस, यानी अप्रॉक्सीमेटली अक्टूबर 2021 से लेकर जनवरी 2023 ये पूरी की पूरी चैनल बाइसेक्ट करने की तैयारी करता हुआ ये स्टॉक। मानस, आपका प्रोस्पेक्टिव और जनवरी नहीं फरवरी का कोई ऑप्शन इंप्रेस कर रहा है आपको, अगर रीजनेबली प्राइस्ड हो तो? देखिए, लगातार स्ट्रेंथ बन रही है स्टॉक में। मेरे ख्याल से 1700 रुपए से हम हाई टॉप से हाई बॉटम्स का ट्रेंड देख रहे हैं। गिरावट में 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट लेता है, उसके बाद एक नया हाई बनता है, और वो जो पैटर्न है वो अभी भी कंटिन्यू है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो कि 2080 का एक रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है, उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। एक फ्लैग पैटर्न डेली चार्ट पे बन रहा है, जिसका ब्रेकआउट आई थिंक 1 से 2 दिनों में जरूर देखने को मिलेगा, और आपको 2250 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल सही आपकी स्ट्रेटेजी है कि फेब वाला खरीदेंगे, लेकिन फेब के ऑप्शंस में देख रहा हूँ तो उसमें कोई बहुत ज्यादा लिक्विडिटी दिख नहीं रही है। तो आई थिंक बेहतर रहेगा कि आप फ्यूचर में ट्रेड करें, या तो आप कैश में एक पोजिशनल ट्रेड लें। तो ये पोजिशनल ट्रेड है, इंट्राडे या 1 से 2 दिनों का नहीं। आने वाले 2 से 3 हफ्ते के लिए अगर खरीदारी करनी है तो 2050 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करिए 2250 के टारगेट के लिए। इंटरग्लोब एविएशन में एक मौका जरूर है 2250 के लिए, अपॉर्चुनिटी। स्टॉक 1.5% ऊपर फोकस में, लेकिन हेवल्स जहां पर नतीजे अच्छे हैं, मुनाफा 284 करोड़ पर आया है। एक्सपेक्टेशन 258 करोड़ का था। हालांकि अगर आप देखेंगे मुनाफे में हल्का सा डिप है, 2 करोड़ की कमी, लेकिन उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन ये साबित हुआ है, क्योंकि 258 करोड़ तक अनुमान था कि मुनाफे में डिप आएगा, तो 258 करोड़ का आएगा। यहाँ पर 284 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। 4055 करोड़ के अनुमान के सामने जो कंपनी ने आई डिलीवर की है वो 4120 करोड़ की है, तो ये भी आंकड़ा उम्मीद से बेहतर ही है। और एबिटा लेवल पर भी आप देखें 380 करोड़ का अनुमान था, 424 करोड़ का एबिटा कंपनी ने पोस्ट किया है।
तो ये शानदार नतीजे आप कह सकते हैं हेवल्स की तरफ से आते हुए। मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, मार्जिन 10.3% पर आ खड़ा हुआ है और यहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी 9.3 के आसपास। तो हर पैरामीटर पर यहाँ पर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कंपनी का। स्टॉक हल्का सा पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ आगे और डिटेल आएंगे, ब्रेकडाउन आएगा कि किस बिजनेस में कितना सेल आया है, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट नतीजे अच्छे हैं। चाहे आप रेवेन्यू का आंकड़ा देखें, 13% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, मार्जिन्स में इजाफा जरूर देखने को मिला है, प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी फ्लैटिश रही, लेकिन ईदर वेज उम्मीद से बेहतर वो आंकड़ा देखा गया है। राजेश अग्रवाल, सरसरी नजर अगर आप डालें नंबर्स पर, आपका फर्स्ट गट फील क्या है? 0.5% रिकवर होने लगा है शेयर, उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी गट फीलिंग भी फर्स्ट नज़र में यही है कि उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन आया है, क्योंकि जिस तरीके के पिछली तिमाही के नतीजे आए थे उसे देखते हुए लग रहा था कि थोड़े दबाव में रहेंगे। कमोडिटी प्राइसेस का जाहिर बात है इनको फ़ायदा मिला होगा मार्जिन्स के फ्रंट पे। मैनेजमेंट कमेंट्री देखनी होगी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो इतनी करेक्शन के बाद वैल्यूएशन अच्छे हो गए हैं, दूसरे जो FMEG का इनका कारोबार है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, वो बहुत अच्छा चल रहा है, न केवल इनका बल्कि इनकी जो पीयर ग्रुप कंपनी पॉलीकैब है उनका भी। तो दोनों ही स्टॉक ऐसे हैं जो मध्यम से लंबी अवधि के लिए नज़र रखने चाहिए, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग और हाउसिंग रियल एस्टेट में जिस तरह की मूवमेंट बनी हुई है, सरकार का फोकस बना हुआ है, मुझे लगता है कि इनकी डिमांड और बढ़ के निकल कर आएगी। तो इसमें बिल्कुल खरीदारी की सलाह रहेगी। खरीदारी की ही सलाह रहेगी इसमें। राजेश जी, एक बार लगे हाथों एशियन पेंट्स पर भी व्यू दे दीजिए अपना, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट हो चुका है, लेकिन नंबर्स काफ़ी खराब लग रहे हैं। देखिए, नंबर्स भी खराब है और जो गिरावट आ रही है वो इस वजह करके भी आ रही है कि अगर आप वैल्यूएशन देखो तो इतनी गिरावट के बाद, माने ऊपर के लेवल से इतना कट चुका है, उसके बाद भी 75-80 के रेंज में पी है। तो वहाँ पे थोड़ा सा बाज़ार जब बुलिश होता है तो लोग ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं, बट अब डिस्कम्फर्ट हो रहा है लोगों को, तो इस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ी दबाव बना हुआ है और नंबर्स से तो थोड़ा सी निराशा हुई है। तो आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि थोड़ा और दबाव हो, बट ये सब स्टॉक जो हैं जो लंबी अवधि के पोर्टफोलियो के लिए होते हैं, तो जो लंबी अवधि के निवेशक हैं जो 2 साल 4 साल बने रहना चाहते हैं, वो मुझे लगता है कि मौजूदा स्तर से और 5-7% का कट आता है तो वहाँ पर वो स्टैगर्ड भाव में खरीदारी कर सकते हैं। जी हाँ, और इन नंबर्स के बाद याद रखिएगा एशियन पेंट्स आपकी स्क्रीन पे आज आप समझ लीजिएगा कि मेरे ख्याल से अगर मैं कैंडल टू कैंडल कंपैरिजन करूं तो ये पोस्ट 7 नवंबर 2022 के बाद सबसे हैवी कैंडल है। इनफैक्ट 7 नहीं, 29 सितंबर, जिस दिन एग्जैक्टली इसके ऑल टाइम हाई से रिवर्सल आया था, उसके बाद सबसे स्ट्रॉन्ग बड़ी कैंडल है इसमें। और हमारे साथ इस वक्त अमित से जुड़ भी चुके हैं बातचीत करने के लिए। अमित, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अमित, इनफैक्ट हम बात भी कर रहे थे पिछले कई सेशन से कि इस बार थोड़ा डिफरेंट है एशियन पेंट्स का बिहेवियर। लुक एट एशियन पेंट्स नाउ एट डे लो, और ये मेरे ख्याल से इस वक्त अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी की सीरीज के सबसे लोवेस्ट क्लस्टर पे। अमित, आपका व्यू इस वक्त एशियन पेंट्स पे टेक्निकल पर्सपेक्टिव से? टेक्निकली बहुत वीक है वीरेन जी, गुड आफ्टरनून। हमने देखा कि इसमें जो पुल बैक आया था 10 डेमा तक ही गया, उसको क्रॉस नहीं कर पाया, और आज हम इसमें एक फिर सेल ऑफ देखें, RSI देखें तो RSI वाज बिलो 40 का रेजिस्टेंस देके वापस नीचे आ गया है। तो इस स्टॉक को सेल ऑन राइज की कैटेगरी में फॉर द टाइम बिंग दिया जाएगा। कोई भी अगर इसमें अपटिक आता है अराउंड 30-40 रुपए का, तो इसे डेफिनेटली शॉर्ट करें। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर इसका ओपन हो रहा है, इसके लोअर टारगेट्स ओपन हो रहे हैं, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में 2800 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। सेल ऑन राइज की रणनीति यहाँ पे एशियन पेंट्स में हमें फॉलो करनी चाहिए। चलिए, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी यहाँ पर प्रशांत जी भी जुड़ गए हमारे साथ। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून, आपके ट्रेड ले रहे हैं इस समय? जी अनुज जी, वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून ऑल द पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो फिलहाल आज के मार्केट में एक स्टॉक जो मुझे आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है वो है ONGC। काफी अच्छा ब्रेकआउट और बैक बाय वॉल्यूम्स है। इनफैक्ट अगर हम पिछले 4 दिनों से देखें तो जैसे ही प्राइस राइज होती जा रही है, छोटे छोटे कैंडल से वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है, तो प्राइस बैक बाय वॉल्यूम बहुत अच्छा पैटर्न होता है और सस्टेन कर रहा है एक वीक मार्केट में। तो फिलहाल ये 151-52 के बीच में, मैं यहाँ पे 147 का स्टॉप लॉस रखूंगा और यहाँ से मैं 160 का टारगेट मान के चलूंगा, 160।
तो 160 के लिए एक अपॉर्चुनिटी तेजी की ओएनजीसी बाय कॉल, और ये दूसरी दफा है कि ये स्टॉक किसी आधे घंटे में रेकमेंड हुआ है, क्योंकि काबा साहब का ये ओपनिंग ट्रेड भी था इस कार्यक्रम में, उन्होंने भी एक बाय कॉल ही दिया। ओएनजीसी 151 पर ट्रेड करता हुआ तगड़ी तेजी इधर। अच्छा, इस बीच अमित, आपसे हमने एशियन पेंट पर राय ली, लेकिन अगर आपने कोई खास ट्रेड इस घंटे के लिए आइडेंटिफाई किया है तो बताइएगा। मैम ऑयल एंड गैस सेक्टर पे ही नजर है। वहां से ऑयल एंड गैस में मुझे अपार्ट फ्रॉम द स्टॉक व्हिच हैज बीन डिस्कस्ड, आईओसी का स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। आईओसी में एक हमने स्ट्रॉन्ग रनअप देखा था, उसके बाद साइडवेज कंसोलिडेशन जो कि 10 EMA पे आके कंप्लीट किया इसने। पिछले 3-4 दिन के कैंडल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 82-85 का इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस छोटा सा रखेंगे 81.50 का, और टारगेट्स 87 रुपीज के रहेंगे आईओसी में। ओके, तो ये एक अपॉर्चुनिटी तेजी की तरफ आप लेकर चले। 87 की तैयारी करता हुआ वो स्टॉक, जहां पर अब हमने देखा है डिसेंट मोमेंटम लौट रहा है। एशियन पेंट इस समय सबसे ज्यादा नुकसान यहां पर आप देखिएगा, मेटल्स में अच्छी तेजी थी, लेकिन दोपहर बाद वो तेजी धीरे धीरे करके पिघल रही है। टाटा स्टील टॉप परफॉर्मिंग ट्रेड था, 123 के आसपास ट्रेड करता हुआ, सिर्फ आधे % के ही गेन्स यहाँ पर रह गए हैं। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील आप देखेंगे, ये भी थोड़ा सा शांत होता हुआ, और हिंडाल्को जो एक बहुत ही मजबूत कड़ी रही है मेटल काउंटर्स की, वहां पर भी इसकी तेजी पर थोड़ा सा लग रहा है विराम। अब शिवांगी, अगर आपने इन स्टॉक्स को देखा हो, अच्छी रैली आई थी, मुनाफा वसूली हो रही है, या फिर अब थकावट दिखने लगी है इन चार्ट्स पर? जी बिल्कुल, पूरे मेटल स्पेस की अगर हम बात करें तो काफी दिनों से इसमें काफी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ था, और हिंडाल्को स्पेसिफिकली हम देखें तो काफी अच्छी तरह से होल्ड किया है पिछले दिन के गेन्स को भी, और यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट अभी भी जारी है। हम वॉल्यूम्स भी देखें, उसमें भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ओवरऑल ऑफ कोर्स लेवल्स होल्ड कर रहे हैं, इसलिए हम यही सलाह देंगे कि बने रह सकते हैं इसमें। और सेल जो है वो काफी अच्छा लग रहा है इन सब में, पॉजिटिव इसमें यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट दिखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं, और कम से कम 96 तक के लक्ष्य बनते हुए दिख जाएंगे। जी हाँ, ओके। इस बीच एक बार हेवल्स को रिविजिट करते हैं जनाब। आप स्क्रीन पे देखिए 1190 पे एग्जैक्टली अगर आप देखें, और से ये मूव शुरू हुआ और अब 1225 पे आपकी गजब का इंट्राडे स्विंग अगर आप देखें उसके बाद, और ये स्टॉक अब एग्जैक्टली अगर आप देखें अभी जो इंट्राडे हाई लगा के आया ना, जो हाई से हल्का सा ट्रिम हुआ, मतलब आप समझ लीजिएगा कि हाई से करीब जो ये 6-7 रुपये ट्रिम हुआ है, दैट्स ओनली बिकॉज कि वो जो हाई है इंट्राडे वो एग्जैक्टली इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। और आपको याद होगा यहीं से एग्जैक्टली 1250 से ही इसमें एक फ्रेश ब्रेकडाउन आया था अक्टूबर फर्स्ट वीक में, और उसके बाद अभी अगर आप देखें इसने उस लेवल कुछ हुआ 1220। ओके, 1220 क्रॉस करेगा तो मैं मार्क करके देता हूँ, दोबारा इसको एक बार टच करने की कोशिश करेंगे। मैं बैंकिंग में लौट के आता हूँ। आई थिंक मैं जो शुरू में टिप्पणी कर रहा था ऑप्टिमिस्टिक अबाउट HDFC बैंक, मानसिक चीज़ दिखिएगा, मैं तो 3 चीज़ें रीड कर रहा था आज इंट्राडे में, सिर्फ इंट्राडे स्विंग नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी को अभी टसल है 20 डे से, जो कि कल का भी हाई था और आज का भी मोर और लेस अगर आप देखें वो हाई जोन नहीं कर पाया। बट HDFC बैंक ने आज जनवरी सीरीज का हाई छुआ। फिर मैं एग्जैक्टली गया जरा रोल ओवर्स को देखने के लिए, तो इस वक्त पूरी बैंकिंग में रोल ओवर सबसे बड़ा है PNB में अप्रॉक्सीमेटली 34%, और ये कम से कम नहीं तो 6 सीरीज के बाद हो रहा होगा कि एक्सपायरी -4 डे पे HDFC 24% रोल ओवर, द सेकेंड बेस्ट रोल ओवर इन इंटायर बैंकिंग। एक टिपिकल फ्लैग भी है। और मैं एक देख रहा था बात यहाँ पे, आज दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट में 1640 के पुट का OI लगभग 25% बिल्डअप हुआ है। आपका मायने नॉट एग्जैक्टली डे प्रोस्पेक्टिव से, अभी 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट के प्रोस्पेक्टिव से नहीं, आपका प्रोस्पेक्टिव फरवरी की सीरीज के मद्देनजर क्या है HDFC बैंक पे? देखिए, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ HDFC बैंक पे, और उसका रीजन ये है कि अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो करीब 8 या 9 हफ्ते हो गए जब स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। लेकिन इस बार पिछले 3 दिनों में जिस तरह स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है, उसको देख के लग रहा है कि जो फ्लैग पैटर्न बन रहा है, इसका ब्रेकआउट हम बहुत ही जल्द देखेंगे। और अगर इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला तो कम से कम 1820 तक के स्तर आपको HDFC बैंक में देखने को मिलेगी, तो एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। इसलिए अब आपको ऑप्शन खरीदना है नेक्स्ट मंथ का, फरवरी के मंथ का 1660 वाला कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। मेरे ख्याल से मैं उसके प्राइस नहीं देख पा रहा हूँ, माफ करिएगा, 1660 का जो कॉल ऑप्शन है उसके प्राइस 30 रुपए के आसपास चल रहे हैं।
तो फरवरी का 1660 का कॉल ऑप्शन 30 रुपए भी ले सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आपके 19 रुपए के रहेंगे। लेकिन अगर देखिए जिस तरह का मूव, जिस तरह का फ्लैग पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, उसका अगर ब्रेकआउट आता है तो इस ऑप्शन के भाव आपको 70-80 रुपए जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो 10 रुपए का रिस्क है, लेकिन ऊपर की तरफ 40-50 रुपए का रिवॉर्ड आपको ये ऑप्शन दिखा सकता है। इसलिए एचडीएफसी बैंक का फरवरी वाला 1660 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। हाल एचडीएफसी में एक अपॉर्चुनिटी, एचडीएफसी बैंक में एक अपॉर्चुनिटी 1660 का कॉल लेकर चले तो शायद वो एक फायदे का सौदा बनेगा। वही एक स्टॉक है इनफैक्ट निफ्टी बैंक में जो थोड़ा सा रेजिलिएंट लग रहा है, वरना ऊपरी लेवल से कई ऐसे शेयर हैं जो दबाव में आते हुए साफ दिखाई देने लगे हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए इस समय की ताज़ा तस्वीर। 18,100 के नीचे ही इंडेक्स ट्रेड करता हुआ, ऐसी कोई बदलाव नहीं है। अच्छा, टाटा स्टील का मैं जिक्र कर रही थी, ये भी सिर्फ 0.65% ही ऊपर दिख रहा है। आधे % का अच्छा खासा प्रेशर इसमें आ चुका है। इस बीच क्या चल रहा है की तरफ मुड़ते हैं और आज मुंबई की बात करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में पहुंच रहे हैं और आज 38,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण उनकी तरफ से होता हुआ दिखाई देगा। यही नहीं, मुंबई को 2 नई मेट्रो की सौगात भी मिलने वाली है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए विपिन भट्ट हमारे सहयोगी तैयार हैं। विपिन जी, तो जैसा आपका सेगमेंट है क्या चल रहा है, तो फिलहाल मुंबई में तो मेट्रो चल रही है, हम ये कहेंगे बिल्कुल सही कि मुंबई को नई लाइफलाइन मिलने वाली है। जो हमारी बरसों पुरानी लोकल ट्रेन है उसको एक नया दोस्त मिल रहा है और आपको और हमको एक रिलीफ मिलेगी। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे या फिर लिंक रोड या स्वामी विवेकानंद रोड, जो भी ये मुंबई के वेस्टर्न इलाके यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ा रिलीफ। तो मुंबई की नई लाइफलाइन, समझ लेते हैं कि आज क्या होने जा रहा है इसमें। क्या कुछ बदलने वाला है आपकी और हमारी लाइफ में इस मेट्रो से। मुंबई लोकल के सहारे चलती थी, लेकिन अब मेट्रो उसके पास है। तो देखिए 2 अलग अलग लाइनें। पहले हम बात करते हैं मेट्रो 2A, दहीसर इनका एक कॉमन पॉइंट है। 2 लाइन ये फ्रॉन्ग की तरह, ऐसे वी की तरह है। एक जो अलोंग द वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे होगा और एक अलोंग स्वामी विवेकानंद। एक बार फिर से हम पहला पॉइंटर लेके आते हैं डायरेक्टर साहब। तो मेट्रो 2A में जो कि दहीसर ईस्ट से ही शुरू होगी मुंबई की ये नई लाइफ लाइन, और ये जा रही है अंधेरी वेस्ट तक। अब पहला फेज आनंद नगर से धानुकर वाड़ी ये शुरू हो गया था गुड़ी पड़वा पे ही, लेकिन इसका आधा काम बाकी था, वो कंप्लीट हो गया है। तो फेज 2 लेकर आइए प्लीज। ये फेज 2 है धानुकर वाड़ी से अंधेरी वेस्ट तक का, यानी अब अंधेरी तक ये लाइन कंप्लीट हो गई, जिसका आज पीएम इनॉग्रेशन करने वाले हैं। कंप्लीट लाइन का जो अब तक काम रुका हुआ था, अक्टूबर में हो जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा समय ज्यादा लगा और अब जनवरी में हम इसे कंप्लीट होता हुआ देख रहे हैं। दूसरा है जो कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के अलोंग है, इसका नाम है मेट्रो 7, इसका टेक्निकल नेम, जो दहीसर ईस्ट से अंधेरी ईस्ट को जोड़ रहा है। फेज 1 में हमने देखा था दहीसर ईस्ट से आर्य कॉलोनी तक का लाइन तैयार था, ऑपरेशनल भी हो गया था, गुड़ी पड़वा से इसकी शुरुआत हो गई थी। फेज 2 आर्य कॉलोनी से आगे अंधेरी ईस्ट तक का जो पूरा मामला है वो आज कंप्लीट हो चुका है, इसी का इनॉग्रेशन होने वाला है। यानी ये दोनों लाइन अपने फेज 1 कंप्लीट कर चुकी थी, ऑपरेशनल थी, लेकिन आज से फेज 2 भी ऑपरेशनल हो जाएगी, यानी अंधेरी ईस्ट तक का सफर आपके लिए सुगम होगा। इसके ऊपर कुछ और बातें आपको बता देते हैं। तो ये जो दोनों लाइनें हैं 2A और मेट्रो 7, इनकी कुल औसत लंबाई अराउंड 35 किलोमीटर है। लाइन 7 थोड़ी बड़ी है, लेकिन उस पर स्टेशन कम है, जबकि लाइन 2A जो है उसका डिस्टेंस 16.5 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन उसमें स्टेशन ज्यादा है। 12,500 करोड़ रुपए की ये टोटल परियोजना थी, इसके आसपास इसका खर्च आया। थोड़ा बजट शूट अप हुआ है, उसके आंकड़े अलग आएंगे तो बताएंगे, लेकिन 12,500 करोड़ रुपए का इस पे टोटल खर्च है। किराया आपके लिए होगा 10 से 40 रुपए, मिनिमम टिकट 10 रुपए, अधिकतम टिकट जो है 40 रुपए का आएगा मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए, अगर आप दहीसर से अंधेरी की तरफ जाते हैं। कुछ और फैक्ट्स मैं आपको बता दूं तो पहली ट्रेन अगर आप बोर्ड करना चाहते हैं तो सुबह 5:07 पे आपको पहली मेट्रो तैयार मिलेगी। आप जहां भी जाना चाहते हैं आप इसे बोर्ड कर सकते हैं। आखिरी ट्रेन आपको मिलेगी रात के 11:30 बजे, 11:20 टू बी प्रिसाइज। तो ये सुबह से शाम तक आपके लिए है। फ्रीक्वेंसी हर 10 मिनट में आपको एक ट्रेन आती हुई दिखाई देगी, बनिस्बत की कोई ग्लिच ना हो, क्योंकि ट्रायल रन में थोड़े ग्लिच देखने को आए थे। 8 रेक की अभी ये ट्रेन हैं, 8 डिब्बे कह लीजिए, रेक्स कहते हैं इसको। तो एक स्टैंडर्ड मेट्रो जो होती है वो साइज की ये मेट्रो है। अब मैं आपको स्टेशंस बता देता हूं, थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि किन किन को फायदा होने वाला है। तो देखिए हम पहले देख लेते हैं दहीसर, जैसा मैंने कहा कॉमन स्टेशन रहेगा। ये लाइन 2A है, तो आनंद नगर, कंदरपाड़ा, मंडेपश्वर, एक्सर, बोरीवली वेस्ट, पहाड़ी एक्सर
और उसके अलावा कांदीवली वेस्ट पहुंचेगी और धानुकरवाड़ी। देखिए यहां तक का जो फेज था वो ऑपरेशनल था ऑलरेडी, ये फेज 1 था। इसके आगे आज से वलनई, मलाड वेस्ट, लोअर मलाड, पहाड़ी गोरेगांव, गोरेगांव वेस्ट और इसके आगे चलें तो ओशीवारा, फिर लोअर ओशीवारा और वहां से होते हुए अंधेरी वेस्ट। ये कुल 17 स्टेशन है 16.5 किलोमीटर के टोटल ट्रैक के अंदर। इतने स्टेशंस के लोग यहां पर इस ट्रेन को राइड कर पाएंगे। इनफैक्ट कुछ स्टेशनों की दूरी तो 1 किलोमीटर से भी आपस में कम है, यानी कि हर जगह इसके स्टॉपेज है। जो लाइन 7 है यानी जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के अलॉन्ग बनी हुई है, उसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा है, करीब 18.5 किलोमीटर, लेकिन इस पे नंबर ऑफ स्टेशंस कम है। लेकिन ये नहीं कि लोगों को दिक्कत होगी। तो दहीसरी से शुरू होती है, ओवरीपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि जो संजय गांधी नेशनल पार्क है उसका स्टेशन, फिर देवीपाड़ा, मगाठणे, पोईसर, अकरूली, कुरार, डिंडोशी, आगे बढ़ते हुए आर्य कॉलोनी। इतना हिस्सा अभी तक ऑपरेशनल था ऑलरेडी, लेकिन आज से गोरेगांव ईस्ट, जोगेश्वरी ईस्ट, शंकरवाड़ी और अंधेरी ईस्ट, इतना हिस्सा आज से ऑपरेशनल और हो जाएगा। यानी दोनों लाइनें कंप्लीट है अंधेरी ईस्ट तक। इनके लिए एक गुंडावली नाम का स्टेशन है जो दोनों के लिए इंटरचेंजिंग के लिए कॉमन स्टेशन होगा। अगर आपको लाइन 2A से लाइन 7 पे जाना है या 7 से 2A पे आना है, और साथ ही आपको मौका मिलेगा कि आप लोकल ट्रेन को भी बोर्ड कर सकते हैं, वो उन दोनों के बीच में जा रही है। तो दिस इज द न्यू लाइफ लाइन फॉर मुंबई। कौन सा स्टेशन बोला? गुंडावली। गुंडावली, अच्छा ठीक है। एक मोगरा स्टेशन भी है वैसे। हाँ। और एक्चुअली जो मुंबई में रहते हैं उन्हें पता है कि ये जो सब मेट्रो का हिस्सा है ये सबसे ज़रूरी था, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यहीं और अंधेरी ईस्ट से और दहीसर तक का जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है। अब मैं बस होप करूँगा कि लोग मेट्रो यूज़ करना शुरू करें, क्योंकि दिल्ली में बहुत फ़ायदा हुआ उसका। मैं जब भी दिल्ली जाता हूँ मैं कार यूज़ ही नहीं करता, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, मतलब वहाँ तो इतना नेटवर्क फैल गया है कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अनुज, बिलीव मी, जो मेरे घर से आप इनऑर्बिट मॉल सोच लीजिएगा, है तो वो 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस। हाँ, जो पहले 15 मिनट में आराम से पहुंच जाता था, आजकल 45 मिनट्स अगर आपको लग गए ना तो आपको एक अवार्ड मिलेगा। मिनिमम 45 मिनट्स और 1 घंटा 1.5 घंटा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर लगातार काम चल रहा था। तो ये इनफैक्ट आई एम रियली हैप्पी। और ऑफिस आने तक होपफुली स्थिति और बेहतर हो जाएगी। अब हम इंतजार करेंगे कब ये वर्ली पहुंचे मेट्रो, लेकिन इससे काफी डिफरेंस बनेगा। और मुझे पता है वीरू अंदर मनी मन हंस रहे हैं कि क्या ये एक छोटी सी मेट्रो को लेकर खुश हो रहे हैं। हमारे यहाँ तो इतना पूरा का पूरा एनसीआर हमारे लिए बहुत बड़ा इवेंट है। लेकिन क्योंकि मैं बताऊँ आपको, जब मैं दिल्ली जाता हूँ ना, और वीरू को पता है मैं दिल्ली जाता हूँ तो मेरा जो घर है वो है रजौरी गार्डन में, ऑफिस है नोएडा में, 35 किलोमीटर दूर है, लेकिन मैं 40 मिनट में पहुंच जाता हूँ। यहाँ 10 किलोमीटर की दूरी भी नहीं पूरी हो पाती उसमें। और जब मैं सुबह एक मजाक, मतलब लोगों ने मजाक समझा होगा, मैं नीरज जी और आशीष से बात कर रहा था कि वाकई में ऐसा होता है। एक बार वाकई में ऐसा हुआ था कि मेरे 2 दोस्त थे, चर्चगेट से निकले थे शाम को। एक ने ट्रेन ली अहमदाबाद की और एक को जाना था बोरीवली। अहमदाबाद वाला पहले पहुंच गया बोरीवली के बजाय। तो मतलब ये हाल था। तो चलिए अब थोड़ा सा ये थोड़ा बेटर होगा। अब फिर हम प्रकाश जी आप आइएगा कभी, हम अच्छा गाड़ी से अंधेरी तक आइएगा, उसके बाद फिर मलाड आइएगा मेट्रो से, क्योंकि आप बांद्रा के आगे तो निकलते नहीं हो। तो अब आपके लिए ऑप्शन है कि सबर्ब्स का थोड़ा बहुत चक्कर लगा लिया जाए। प्रकाश जी। हाँ जी, मेरे लिए। हाँ, तो फिर आपने क्या सबर्ब्स और अंधेरी सुना तो कहानी बंद कर लिया? नहीं, मुझे लगा आप बात कर रहे हैं वीरू से। मैं बिल्कुल आ जाऊंगा। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि ट्रेन, आई मीन इट्स नॉट फॉर कॉमन पीपल। जो डेवलपमेंट तब होता है जब एवरीवन यूजेस द ट्रेन। मेरी सिस्टर हाई कोर्ट जज है लंदन की, ट्रेन यूज करती है। एक नॉर्मल ऐसा ही होना चाहिए यहाँ पर भी। नहीं, वीरू ट्रेन नहीं यूज करता। वीरू एक्चुअली अपनी वो स्कॉर्पियो में घूमता है। नहीं अनुज, नहीं अनुज, मैं आपको बताऊं, मैं इस बार मुंबई से जब आया था ना, तो क्या हुआ कि जब मैं निकला T3 से बाहर, देखिए अब मेट्रो वाकई अगर आप देखें बहुत सुविधापूर्ण है। मैं रात को करीब 9 बजे लैंड हुआ था। पता नहीं क्या हुआ, 1-2 लड़के खड़े थे मेरे साथ, चलो यार मेट्रो से चलते हैं, ठीक है। तो T3 से मैंने मेट्रो पकड़ी। उस वक्त टैक्सी का टैरिफ मालूम कितना था अनुज आपको? 1600 रुपये। 1600 रुपये मेरे मतलब T3 से लेके नोएडा का। और मैं उस दिन मेट्रो से पहुंचा। देखिए थोड़ी सी परेशानी होती है कि भाई आपने टिकट लेना है, क्योंकि मेरे पे कार्ड नहीं था, लेकिन मैं 110 रुपये में नोएडा पहुंच गया था। और ऐसा नहीं कि खड़े हुए आए हमने, बिल्कुल कंफर्टेबल, बिल्कुल रिलीफ, बिल्कुल। तो वाकई मेट्रो सराहनीय होती है। हाँ, और 110 रुपये में 1600 रुपये से 110 रुपये, आप सोचिए कितना डिफरेंस था।
एक्चुअली गेम चेंजर होने वाला है। आज थोड़ी सी दिक्कत होगी अगर आप घर जा रहे हैं या फिर बीकेसी के इलाके में रहते हैं, क्योंकि वहां पर ऑफ कोर्स ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन कल से आपके लिए एक बहुत ही सुविधापूर्ण विकल्प उपलब्ध है। मुझे लग रहा है आज दिक्कत नहीं होगी, सब डर के मारे या तो आए नहीं है या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या मतलब कुछ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इतनी एडवाइजरी ऑलरेडी दे दी गई है। मुझे लग रहा है हर्षदा आज आप इनफैक्ट आज आप सबसे पहले घर पहुंच जाएंगे, आधे घंटे। हाँ, हो सकता है आज आप आधे घंटे में घर पहुंच जाएं। लेट्स होप अनुज दैट विल बी द डे। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहीं पर रख लेते हैं यहीं से काम करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मार्केट के एक्शन पर नजरें डालें तो वैसे ज्यादा कुछ है नहीं, 18,100 के आसपास वापसी होती हुई जरूर दिखाई दे रही है। एक दो ट्रेड्स आपको दिखा देते हैं जहां पर थोड़ा सा मूव देखने को मिला है। एक एक्साइड जिसका हमने जिक्र किया था आपको ट्रेंडिंग स्टॉक्स बताते समय, इस पर फटाफट से प्रशांत एक बार व्यू हो जाए, क्योंकि स्टॉक देखिए ओपन इंटरेस्ट के नाम पे 6% भाग चुका है, ओआई जोड़ चुका है, आज 2-2.5% ऊपर है। क्या ये एक ट्रेड है जिसे आप आगे कल के लिए भी कैरी करेंगे या सिर्फ एक्सपायरी का ही एक्शन? हर्षदा जी, पहली बात तो मैं हमेशा प्राइस के साथ पहला ध्यान देता हूँ वॉल्यूम पे, और वॉल्यूम स्ट्रेट मुझे दिखाई दे रहा है कि पिछले 2 महीनों में सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, और मैं सिर्फ थोड़ा वेट करूंगा। अब करीबन 2.50 हो चुके हैं, अगर 3.15 के बाद ये स्टॉक मुझे 190 के ऊपर दिखे तो मैं मान के चलूंगा ये 190 के ऊपर क्लोज हो रहा है और मैं इसको बिल्कुल कैरी करूंगा। रेजिस्टेंस के करीब है, इसलिए मैं 3.20 के लिए वेट कर रहा हूँ, वो उस टाइम पे 190 पे हो। मेरा स्टॉप लॉस होगा 186, 186 और मेरा टारगेट होगा 197 से लेके 198 का। ओके, चलिए कॉल एक्साइड पर अब एक काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले एक्चुअली प्रशांत जी आपके पास ही आ रहा हूं मैं सस्ता ऑप्शन के लिए। प्रशांत जी, सस्ता ऑप्शन। अनुज जी, एक स्टॉक जो मेरे रडार में आया मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है, मैं जनवरी का ऑप्शन अवॉइड करूंगा क्योंकि हम एक्सपायरी में जा रहे हैं और काफी सारे ब्रोकर्स लास्ट वीक में इन द मनी एट द मनी पोजीशंस देने नहीं देते, तो मैं जुबिलेंट फूड्स की बात कर रहा हूँ एफएमसीजी में से, और मैं फरवरी की ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा जनवरी की जगह। तो इसकी जो 510 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन है ये करीबन 21 के रेंज में चल रही है। मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 14 पे 14 और मेरा टारगेट होगा 35 का 35। तो जुबिलेंट फूड में एक ट्रेड फिलहाल आपके लिए आता हुआ जो 510 की कॉल लेने की सलाह यहाँ पर आपको दी गई है। यहाँ पर टारगेट 45 का रहेगा और इस समय जो स्टॉप लॉस है, जो इस समय का ट्रेड है वो करीब 21 के आसपास है। एफएनओ का सुपरस्टार मानस, आपका ट्रेड क्या होगा? हर्षदा जी, एफएनओ के सुपरस्टार के लिए आई थिंक नवीन फ्लोरिन पे ध्यान देना चाहिए। उसका रीजन ये क्लासिक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है जिसका नेकलाइन ऑलरेडी ब्रेक हो गया है। हालांकि अभी तक हमें फॉलो बाइंग नहीं देखने को मिली है, फॉलो वॉल्यूम्स देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन पैटर्न बहुत क्लियर है। आई थिंक जो वॉल्यूम्स है वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बट चांस लेना चाहिए क्योंकि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट क्लियरली हो चुका है, नेकलाइन ब्रेक कर चुका है स्टॉक, इसलिए करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। नवीन फ्लोरिन पे स्टॉप लॉस रहेगा 4094 का और टारगेट रहेंगे 4200 के। नवीन फ्लोरिन आपकी स्क्रीन पे आप देखें 4129 पे एक बाय है ट्रेड, ये मानस जी का आज का एफएनओ सुपरस्टार। चलते हैं 4 के चमत्कार के लिए अमित जी के पास। अमित जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? ओके, आई थिंक अमित जी इस वक्त हमारे साथ है नहीं, एक टेक्निकल ग्लिच है, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। ये ट्रेड ड्यू रहा, लेकिन एक काम करते हैं, राजेश अग्रवाल जी से आज का मिड कैप फंड लेते हैं। राजेश जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप मिड कैप फंड में? देखिए, मिड कैप फंडा में मैं FIM इंडस्ट्रीज़ को देना चाहूँगा। अभी हर्षदा बता रही थी कि ईवी में 2 व्हीलर्स ही एक्सप्रेस है जहाँ पर बहुत अच्छी बढ़त देखने को मिली है, और उसके बाद ही मुझे लगा कि हाँ ये स्टॉक उपयुक्त हो सकता है। अगर आप देखें तो लाइटिंग और रिवर रिव्यू मिरर्स में बड़ा प्लेयर है। LED की रेवेन्यू बढ़ती जा रही है, 95% के आसपास का रेवेन्यू इनका 2 व्हीलर से ही आता है। 9 प्लांट है, EV में भी ये जा रहे हैं ऑलरेडी, वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च कर दिए हैं EV के। और सबसे अच्छी बात है कि जितने भी बड़े प्लेयर हैं ना 2 व्हीलर्स में, चाहे वो होंडा हो, TVS हो, सभी इनके क्लाइंट्स हैं। डेट बहुत कम है या नेग्लिजिबली कहा जा सकता है। FY22 की अर्निंग्स 72 रुपये की आई थी और हमारा अनुमान है इस साल की अर्निंग्स 100 रुपये के ऊपर की आनी चाहिए।
इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो 15 के पी के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहां दूसरी ऑटो इंसिनरी की कंपनी बहुत महंगे वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है। और अपने ऊपर के लेवल से भी अगर आप देखोगे तो करीब 25% के आसपास ये कट दिखा चुका है। 2000 के ऊपर गया था अगर मैं राइट हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ध्यान देना चाहिए और कम से कम 6 महीने के टाइम होराइजन के साथ यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। ओके, फेम इंडस्ट्रीज अगर आप देखें राजेश जी का ये कॉल, एक काम करेंगे इसको थोड़ी देर में टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी जज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अमित सेठ मेरे ख्याल से मौजूद हैं। अमित बताइए क्या ट्रेड पिक कर रहे हैं आप चार का चमत्कार? वीरेंद्र जी, मुझे एक कोल इंडिया पसंद आ रहा है। रैशनल इसका ये कि स्टॉक में हमने एक काफी स्ट्रॉन्ग रनअप देखा था। स्टॉक ने 248 का प्राइस दिया था, वीकली चार्ट्स में ब्रेकआउट था। इसके ब्रेकआउट एरिया का फिर से रीटेस्ट हो रहा है और अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें ऊपर से इसके हाईएस्ट प्राइस से तो उस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है और सबसे बड़ी बात है कि काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। फ्यूचर्स में भी शॉर्ट कवरिंग नजर आ रही है और स्टॉक अपने सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है इसका कोल इंडिया का वापस परफॉर्म करने का। पोजिशनली भी अच्छा लगता है। 223 रुपीज 60 पैसे प्राइस है इसका। 234 रुपए के टारगेट्स रहेंगे और 219 का स्टॉप लॉस रहेगा। चार्ट का चमत्कार और चार का चौका पूरा हुआ। अब एक काम करते हैं, अर्निंग सीजन है, सुमित के पास चलते हैं। कल काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स आने वाले हैं और टफ था उनमें से 3-4 ही चुनना, लेकिन सुमित बताइए किन स्टॉक्स पर नजर आएगी? देखिए कल 2 नंबर जिन पे आईटी में नजर रखनी होगी, उसमें एक तो कोफोर्ज है और दूसरा LTIM मर्जर के बाद पहला नंबर है तो इसलिए उसका प्रीव्यू अवेलेबल नहीं है कि ब्रोकर हाउस उसको कवर नहीं कर रहा है, लेकिन अदरवाइज वो बहुत क्रूशियल है, इसलिए आप उस पर नजर रखिएगा। और उसके अलावा ये कुछ और नंबर्स में LTIM के साथ साथ बंधन बैंक, RBL बैंक जैसे मिड कैप बैंक जो हैं इनके नंबर्स आने वाले हैं। RIL सबसे हैवी वेट, देश का सबसे बड़ी कंपनी और सबसे हैवी वेट स्टॉक, इसके नंबर आएंगे। JSW स्टील, HDFC लाइफ जैसे कुछ और कंपनियों के भी नंबर्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो पहले शुरुआत करता हूँ निफ्टी कंपनी JSW स्टील के साथ, जहाँ पर रेवेन्यूज फ्रंट मतलब कुछ अपडेट तो पहले ही दे चुके हैं, तो उस अपडेट के साथ ही मैं शुरुआत करता हूँ जो ये पहले दे चुके हैं। इन्होंने अपने स्टील इंडियन ऑपरेशंस के लिए 20% की ग्रोथ की बातचीत ये पहले कर चुके हैं। 9% Q-on-Q बेसिस पे बढ़ा है। कंबाइंड वॉल्यूम करीब 17% बढ़ा है, 17% के आसपास की Q-on-Q बेसिस पे यहाँ पर एक बढ़त आते हुए दिखाई पड़ी। तो ये तो कुछ पार्ट है जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब आते हैं नंबर्स के लिहाज से मार्जिन में एक बड़ा डिप, करीब 24% घट के 11% आने का अनुमान। इबिटा 9,132 करोड़ के सामने 4,495 करोड़, ये YOY बेसिस पर है क्योंकि वहां एक हाई बेस का बड़ा इफेक्ट रहेगा। रेवेन्यूज बढ़ेंगे करीब 40,700 करोड़, लेकिन मुनाफा करीब 4500 करोड़ से 990 करोड़। ये घट इसलिए रहा है क्योंकि इतना बड़ा एक बेस आपको YOY बेसिस पे दिखाई पड़ेगा। हालांकि सीक्वेंशियली 84% कैपेसिटी के सामने 90% ही कैपेसिटी आएगी, तो थोड़ा शायद इंप्रूवमेंट ही वहां पर आता हुआ दिखाई पड़े। तो YOY बेसिस पे आपको नंबर में एक बड़ा डिप दिखेगा, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे जो इबिटा पर टन है उसमें इंप्रूवमेंट है। 13,000 रुपए के आसपास का इबिटा पर टन था, जो बढ़ के करीब 17,000 रुपए के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर बेटर। कमेंट्री क्रूशियल, डिमांड को लेकर, इनपुट कॉस्ट को लेकर, इंटरेस्ट कॉस्ट को लेकर, क्योंकि बड़ा केपेक्स ये ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं EV स्पेस को लेकर। तो ऐसी कुछ चीजें जिनके ऊपर कंपनी कमेंट्री होगी वो क्रूशियल पार्ट रहेगा। इसके अलावा आप दूसरा जो नंबर है वो है कोफोर्ज का, और उम्मीदें बढ़ गई हैं। परसिस्टेंट के नंबर से बाद से कोफोर्ज से उम्मीदें बढ़ गई हैं, इसीलिए वो 34 रुपए ऊपर 1.5% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। डॉलर रेवेन्यू करीब 25 करोड़ डॉलर के आसपास, रुपी रेवेन्यू 2095 करीब 2100 करोड़ रुपए के आसपास का रुपी रेवेन्यू इस तिमाही में रहेगा। एबिट फ्रंट पे 275 करोड़ के सामने 321 करोड़ का एबिट। मार्जिन 14 से बढ़ के 15, 15.5 और मुनाफा 201 से 225 करोड़ रुपए के बीच में कहीं इस तिमाही में आने का अनुमान लगाया जा रहा है। गाइडेंस इन्होंने अपनी उम्मीद है कि रिटेन करेंगे, जो FY23 के लिए गाइडेंस है 20% के आसपास की रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है और मार्जिन गाइडेंस 18.5 से 19% के आसपास है, तो उसको रिटेन करने की बातचीत है। अगर वो उसको रिवाइज कर देते हैं तो बाजार और बढ़िया ट्रिगर के तौर पर उसको लेगा। लेकिन डील पाइपलाइन और वो जो बातचीत हो रही है कि कुछ क्लाइंट अपनी जो स्पेंडिंग है उसे टाल रहे हैं, आगे का आउटलुक, एट्रिशन का रेट, ये कुछ चीजें हैं जो बहुत क्रूशियल रहेंगी, जिनके ऊपर आपको नजर रखनी होगी इस तिमाही में। ओके सुमित, शुक्रिया ये जानकारी रखने के लिए हमारे सामने। एक बार जरा हिंदुस्तान यूनिलीवर का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए, क्योंकि एशियन पेंट्स के डिक्लाइन के बाद थोड़ा वहाँ पर भी एक नेगेटिविटी थी, लेकिन पिछले 10-15 मिनट में थोड़ा सा एक इनफैक्ट अभी तक नंबर्स आए नहीं हैं लीवर के, लेकिन नंबर से पहले और नॉर्मली नंबर्स आ जाते हैं इस टाइम तक। देखिए थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर प्ले आउट हो रही है हिंदुस्तान यूनिलीवर में। लेकिन अब एक काम करते हैं, बजट और मार्केट आउटलुक पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्ढा जुड़ रहे हैं। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए आज। क्या एक्सपेक्ट किया जाए इस बार बजट से? मैं सुबह एक चीज़ पूछ रहा था कि क्या अब ये मार्केट और बजट सिर्फ इस चीज़ पर
सीमित रह गया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस के टैक्स के साथ छेड़छाड़ी होती है कि नहीं होती है? अगर नहीं होती है तो बस बजट अच्छा है, क्या सिर्फ इस लिमिट तक अब ये एक्सपेक्टेशंस आ गई हैं? अनुज, मेरा मानना है कि कई बार नो बैड न्यूज गुड न्यूज होती है। आई थिंक थोड़ा सा कंसर्न है, क्योंकि आप देखिए जो रेवेन्यू सेक्रेटरी है उन्होंने बोला कि कैपिटल गेन रेजिम कॉम्प्लिकेटेड है। तो वहां से ये थोड़ा सा, और हर बजट से पहले हम पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं कि थोड़ा सा जो अटकलें हैं वो बढ़ जाती हैं। मेरा अपना मानना है कि क्योंकि ये लास्ट फुल बजट है, अगले इलेक्शन से पहले थोड़ा सा सॉफ्टनेस है रूरल इकोनॉमी में और ग्रोथ मोमेंटम में, तो टेन्योर में बदलाव के चांसेस ज्यादा है रादर देन टैक्स स्लैब्स के। उसके अलावा थोड़ा सा टैक्टिकल रीएलोकेशन हुआ है। आप देखिए चाइना में क्या, हैंग सेंग का रिटर्न देखिए पिछले 2 हफ्ते का करीबन 8% है, नैस्डैक करीबन 6% है कल का, अगर हम सेल ऑफ छोड़ दें। S&P 500 है, ब्राजील का मार्केट। तो थोड़ा सा मुझे लगता है वैल्यूएशन रिलेटेड भी है, और थोड़ा सा बजट को लेके हल्का सा कॉशन है। मुझे कुछ ये स्ट्रक्चरल नहीं लगता है, और बड़े डिसीजन जो हमने देखे हैं पिछले कुछ सालों में वो बजट के बाहर होते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स कट हुआ हो या जीएसटी से रिलेटेड जीएसटी काउंसिल है। और मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा कंजम्पशन बूस्ट करने पे जोर रहेगा बजट में, वो टैक्स के थ्रू आता है या एटीसी की लिमिट एग्जेम्पशन के थ्रू आता है, वो देखना रहेगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है ग्रोथ मोमेंटम को सपोर्ट करेगा बजट, और वही मार्केट देखना चाहे। तो आप इस समय बजट को लेकर आपका क्या व्यू है गुरमीत जी? किस तरीके की पोजीशनिंग आपको लग रहा है कि मार्केट में इस समय है, और किस तरीके का वर्डिक्ट और किस तरीके का मूव मार्केट बजट के बाद दिखा सकता है आपके हिसाब से? तो अनुज, हमने एक डेटा निकाला था कि 10 साल में प्री बजट और पोस्ट बजट रिटर्न का, तो अगर आप कोविड के साल को छोड़ दें और 2014 को छोड़ दें जो कि इलेक्शन ईयर था, लैंडमार्क ईयर था, जब भी प्री बजट कॉशन रहा है तो पोस्ट बजट मार्केट अच्छा करता है, और जब प्री बजट रैली आई है तो यूजुअली पोस्ट बजट थोड़ा सा करता है। 10 साल का डेटा है, मैं आपसे शेयर भी करूंगा। तो मेरा ये मानना है कि खाली बजट को लेके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो एटलीस्ट नहीं बनाना चाहिए। एक चीज जो बहुत क्लियर सामने आ रही है, जो सिस्टम में दिख रही है, वो क्रेडिट ग्रोथ हमें दिख रहा है, इकोनॉमी में वापस आ रही है। हर बैंक के नतीजे आप देखिए, इंडसइंड का नतीजा आया आज, पीछे छोटे बैंक जैसे फेडरल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे बैंक्स ने भी अच्छा क्रेडिट ग्रोथ दिखाया और एसेट क्वालिटी में सुधार दिखाया। हमें मैन्युफैक्चरिंग पे क्लियर फोकस दिख रहा है, टेक्सटाइल्स पे दिख रहा है, डिफेंस पे दिख रहा है, सेमीकंडक्टर्स में दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में दिख रहा है। तो मुझे लगता है कुछ ट्रेंड्स बड़े स्ट्रक्चरल और सेकुलर दिख रहे हैं। इतने सेल ऑफ के बावजूद हम कई बार ये चीज अप्रिशिएट नहीं करते हैं कि इतने सेल ऑफ के बावजूद निफ्टी 18,000 पे, आप देखिए ग्लोबली 25-26 ट्रिलियन डॉलर का वेल्थ इरोजन हुआ है, एक्विटीज में, बॉन्ड्स में, क्रिप्टोज में। तो एक फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एक मुझे सेकुलर ट्रेंड दिख रहा है। तो आई थिंक उसके इर्द गिर्द अगर हम पोर्टफोलियो बनाएंगे बजट पे, खास तौर पे अगर आप थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग, थोड़ा सा कैपेक्स ओरिएंटेड जो बूस्ट करने वाले थीम्स है उस पर फोकस करेंगे, तो अभी भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है बाजार में। इनफैक्ट गुरमीत आफ्टरनून, आपने एक चीज कही थी कि इस बजट में होपफुली कंजम्पशन को बूस्ट करने के कुछ और उपाय ढूंढे जाएंगे। और अगर आप पिछले 6 महीने का हाल देखें, और ये स्टोरी हमने पहले भी डिस्कस की हुई, वो के शेप रिकवरी में अर्बन इंडिया में अच्छी खासी ग्रोथ, लेकिन ग्रामीण इलाकों में वो कंजम्पशन नहीं आया है। क्या ये कैपेक्स के जरिए होगा, या फिर आपको लग रहा है कुछ और खास रियायतें देनी पड़ेंगी लोअर इनकम ग्रुप या मिड इनकम ग्रुप में कंजम्पशन को फ्यूल करने के लिए? मेरा ये एक्सपेक्टेशन है, जो बजट है वो तो पता लगेगा ये कि एक तो जो क्रेडिट है, जो रूरल क्रेडिट है, उसमें कुछ, जैसे हमने हाउसिंग में स्कीम देखी थी, जो प्रधानमंत्री स्कीम थी जिसमें सब्सिडाइज रेट था, थोड़ा मुझे लगता है एसएमई में और रूरल में जो क्रेडिट ओरिएंटेड स्कीम्स है उसमें कुछ सब्सिडी आ सकती है। कुछ, जैसा मैंने बोला कि जो टैक्स पेयर्स हैं, एक मिडिल क्लास बहुत बड़ा तबका है और ये डिमांड रही है, तो इन्फ्लेशन भी थोड़ा सा हायर साइड पे है, तो थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी इनकम उनकी बढ़ेगी। अब वो शायद स्लैब्स और लिबरल कर सकते हैं, क्योंकि जो न्यू टैक्स रेजिम आई थी उसको लेके इतना एक्साइटमेंट हमने नहीं देखा। जो यंग इन्वेस्टर्स हैं, जो यंग टैक्स पेयर्स हैं, या यंग जिनको एम्प्लॉयमेंट मिला है, तो वहां पे कुछ हमें बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तीसरा, मुझे लगता है हाउसिंग बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर है। इसकी जो लिमिट है 2 लाख रुपीस की, जो इंटरेस्ट एग्जेम्पशन लिमिट है, या और भी कुछ अगर हाउसिंग रिलेटेड बूस्ट आता है तो उसका एक मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आता है। लगभग 48 सेक्टर्स हाउसिंग से जुड़े हुए हैं, तो इन 3 जगह मुझे लगता है फोकस रहेगा। और ब्रॉडर जो जैसा मैंने बोला मैन्युफैक्चरिंग है, गवर्नमेंट कंटिन्यू रखेगा। आपको शायद पीएलआई स्कीम्स फुटवेयर में, बाईसाइकिल्स में, और भी जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, जो जॉब क्रिएटिंग सेक्टर्स हैं, वहां पे देखने को मिल सकती है। Gurmeet, to be specific to the
द कंजम्पशन फ्लो, ये मुझे बताइए क्या आप इस समय फिर अपनी पोजीशनिंग कुछ रखना चाहेंगे ऑन द टू व्हीलर साइड या फिर फोर व्हीलर साइड? इवन सो आज कुछ ही देर पहले हम एशियन पेंट के नंबर्स देख रहे थे, वॉल्यूम ग्रोथ बिल्कुल नहीं रही है। वो कह रहे हैं कि मॉनसून का स्पिल ओवर इफेक्ट आया, इसीलिए शायद इस क्वार्टर में नहीं रहा, अगले क्वार्टर में रहा। लेकिन दिक्कत ये भी है कि एवेन्यू सुपरमार्ट के जब हमने नंबर्स देखे थे वहां पर भी हमने खासी कुछ ग्रोथ नहीं देखने को मिली थी। तो एक स्कूल ऑफ थॉट इस समय ये बातचीत करने लगा है, क्या ये कंजम्पशन जो अच्छी खासी ग्रामीण इलाकों जो अर्बन इलाकों में थी वो क्या धीमी पड़ने लगी है? अगर वैसी नौबत आती है तो पोजीशनिंग फिर कितनी कम रखें इस तरह के सेक्टर्स में, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट द इम्पैक्ट इज गोइंग टू बी और कितना बजट में सरकार वाकई में कर पाएगी। मैं तो सुन रही हूँ अगर इनकम टैक्स में कुछ रियायत मिलती है वो लार्जली वो न्यू स्कीम में होगी, पुराने वाले लोगों को कुछ मिलेगा ही नहीं। तो आपको अगर फायदा मिलना है तो आपको ग्रेजुएट करना पड़ेगा न्यू स्कीम में, और उसमें बड़े पैमाने पर आपको जो छूट मिल रही है उसका पहले तो उसको तो दान करना पड़ेगा। अच्छा दी, अच्छा बोला आपने। मैं बस ये मुझे लगता है कंजम्पशन में हमें दो चीजें करनी चाहिए। एक, अनफॉर्चुनेटली जो अच्छे कंज्यूमर स्टॉक्स हैं वो बहुत हाई मल्टीपल में है। तो अगर एशियन पेंट्स नहीं चला है या 20-25% डाउन है और अभी गिरावट देखी, उसके बावजूद भी 60-65 के मल्टीपल पे है, या हमने एवेन्यू सुपरमार्ट में देखा, या हमने एचयूएल के भी अगर आप मल्टीपल्स देखेंगे काफी रिच मल्टीपल्स हैं। तो वो डिफेंसिव, हालांकि वो पोर्टफोलियो स्टॉक्स रह सकते हैं लंबे समय के लिए, बट अगर आप इवेंट रिलेटेड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं बजट अराउंड, तो वो स्टॉक शायद अभी इंक्रीमेंटल बाइंग के लिए फिट नहीं होंगे। लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं, जैसे अगर आप जैसे अभी आप हेवल्स के नतीजे आए, आपने देखा कि नंबर थोड़े से अच्छे आए हैं। हेवल्स अब फिर से काफी रिचली वैल्यू स्टॉक है, बट इसी थीम में एक स्टॉक है पॉलीकैब जो अभी भी 28-29 के मल्टीपल पे है। वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है केबल्स और वायर्स में, 3300-3400 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। 20,000 करोड़ का उनका लक्ष्य है, वो प्रोजेक्ट लीड जिसके बारे में बात करते हैं 2025 का। तो एक हमें 20% टॉप लाइन ग्रोथ और एक अच्छा मार्जिन प्रोफाइल जैसे जैसे कमोडिटी डिफ्लेशन हो रहा है देखने को मिलेगा। हाउसिंग से सीधा लिंक्ड है, मैनेजमेंट फोकस्ड है, 300-400 करोड़ का कैपेक्स कर रहा है। सिमिलरली आप एफएमसीजी में देखेंगे तो आईटीसी का वैल्यूएशन काफी अच्छा है। एक थोड़ा सा ओवरहैंग है टोबैको के टैक्स को लेके बजट में, जो अगेन हर साल आता है। जैसे एलटीसीजी को लेके अटकलें आती हैं, ऐसी लिकर और टोबैको को लेके हर साल आती हैं। तो एक बार वो ओवरहैंग जाएगा तो मुझे लगता है आईटीसी भी बहुत अच्छे पोजीशन है, बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन पे अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी कंज्यूमर स्टॉक पे। तो इस साल हमें बस ये ध्यान रखना है हम ओवरपे ना करें, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं तो वैल्यूएशन मल्टीपल्स नीचे आते हैं। ये रिवर्स रिलेशन है इनका आपस में। तो अगर आप अच्छे स्टॉक पे ओवरपे करेंगे तो आप डिसअपॉइंट होंगे। हमने टाटा एलेक्सी में देखा, अगर आप 100 पी देंगे मिड कैप आईटी कंपनी को नियर टर्म में, तो नियर टर्म में आपको डिसअपॉइंटमेंट होने वाली है। तो रीजनेबल वैल्यूएशंस रखें, थोड़ा बैलेंस रखें, और काफी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में। काफ़ी है मार्केट में, ये एक कॉल। चलिए एक्स ऑफ बजट बात करते हैं, और यहाँ पर गुरमीत आज का स्टॉक ऑफ द डे परसिस्टेंट सिस्टम्स, क्या लग रहा है कि थोड़ा मार्केट ज़्यादा ही डर गया था मिड कैप आईटी में, शायद इतनी ख़राब स्थिति है नहीं, और फिर क्या मौका है बाकी मिड कैप आईटी कंपनियों में भी? बिल्कुल अनुज, मुझे लगता है कि हम एक क्वार्टर 2 क्वार्टर को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रापोलेट कर गए नेगेटिविटी को लेके। आप देखिए 3.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर सीसी ग्रोथ है, और ये जब उनका जो टॉप क्लाइंट है उसमें 10% का डीग्रोथ है, और टॉप 3 क्लाइंट्स में 7-8% का डीग्रोथ है। मैं काफी आईटी कंपनीज के मैनेजमेंट से इंटरेक्ट कर रहा हूँ कुछ दिनों से, कुछ हमारे क्लाइंट्स भी हैं। तो एक जो बात निकल के आई है कि जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डील है उसमें एक्चुअली तेजी आई है। तो हम आईटी को अभी भी 2004-5 की तरह ना एक सर्विसेज की डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर उस तरीके से देखते हैं। मेरा ये मानना है कि कंपनीज डिफरेंशिएट होंगी। आप देखिए विप्रो के नतीजे थोड़े से एवरेज थे, लेकिन इन्फोसिस और टीसीएस के नंबर्स अच्छे थे। एचसीएल के नंबर्स भी मुझे काफी हद तक अच्छे लगे। तो आपको जहां भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डील्स ज्यादा है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा कर पा रहे हैं, वेंडर कंसोलिडेशन जो ज्यादा बेनिफिट ले पाएगा, वहां पे आपको मुझे लगता है एडवांटेज मिलना चाहिए आईटी कंपनीज को। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आपका क्लाउड माइग्रेशन है, ये 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर की वजह से स्लो डाउन नहीं होगा, ये पूरी डेकेड की थीम है।
ऐसे बहुत सारे डिजिटल स्पेंड एरियाज हैं। तो हम पोर्टफोलियो का एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। कुछ लार्ज कैप आईटी है जिनका वैल्यूएशन रीजनेबल है, जैसे HCL, इन्फोसिस है। कुछ मिड कैप है जिसमें परसिस्टेंट आता है। टाटा एलेक्सी मुझे लगता है इस करेक्शन के बाद थोड़ा सा रीजनेबल हुआ है। थोड़ा और करेक्शन होगा तो शायद मुझे और अच्छा लगेगा। तो कुछ जगह मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज हैं, और जब प्रॉब्लम होती है तभी स्टॉक 25-30% नीचे मिलता है। तो जब ये चीजें थोड़ी भी बेटर होंगी, आईटी में सबसे फास्ट रोटेशन आपको देखने को मिलेगा। बट 2-3 महीने 4 महीने आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 2-3-4 महीने का पेशेंस रखना होगा। HDFC बैंक ने पिछले 1 महीने में जबरदस्त चाल पकड़ी है गुरमीत। ये क्या रेडी है वापस अपनी लीडरशिप लेने के लिए 3 साल के वनवास के बाद, या थोड़ा ये जो MSCI का टेक्निकल फैक्टर है बस उसकी वजह से चल रहा है? अनुज, एक्चुअली बहुत ओवरहैंग रहा है HDFC में मर्जर को लेके, और पिछले 3 साल में लीडरशिप चेंज हुआ। RBI ने क्रेडिट कार्ड से बैन किया, उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी रिलेटेड इश्यूज से, तो कुछ उनके सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्रॉब्लम्स भी थी। मुझे लगता है वहां से अब बाहर आ रहा है, और आप देखिए 20% खासा ग्रोथ कर रहा है। ये बैंक में हमें जो एक चीज ट्रैक करनी है लॉन्ग टर्म में, अगर आप बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको देखना है कि बैंक का रिटर्न ऑन एसेट्स और ROE कैसे बढ़ रहा है। वो 2 तरीकों से बढ़ता है। जब एक आपकी क्रेडिट कॉस्ट नीचे आती है और आपका जो क्रेडिट ग्रोथ अच्छा आ रहा है बेटर यील्डिंग एसेट से, दूसरा आपका जो मार्जिन्स है, जो आपकी लायबिलिटी फ्रेंचाइज है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो जब पूरे सिस्टम में क्रेडिट ग्रोथ 15-20% है, तो जिस बैंक का डिपॉजिट ग्रोथ 20-22% होगा वो आउटशाइन करेंगे। आप HDFC का डिपॉजिट ग्रोथ देखिए, मतलब इस बेस पे 20% का डिपॉजिट ग्रोथ किया उन्होंने। 60,000 करोड़ के डिपॉजिट्स रेज किए हैं। इंडसइंड का आप देखिए 14% हुआ डिपॉजिट ग्रोथ। क्रेडिट ग्रोथ अच्छा था उनका, इन लाइन था। तो मुझे लगता है HDFC यहाँ पे स्कोर करेगा, और एक बार जब ये मर्जर का ओवरहैंग दूर हो जाएगा तो मुझे लगता है एक ड्यू है थोड़ा सा उसका परफॉर्मेंस। 20% बैंक बोलते हैं हम इसे। पिछले 18 साल में सिर्फ 2 साल ऐसे रहे जब 20% प्रॉफिट ग्रो नहीं किया है। इनफैक्ट ये तो आपका एक फेवरेट टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, और उसको लंबा भी खींचा जा सकता है। लेकिन गुरमीत, HDFC ग्रुप की एक और कंपनी HDFC लाइफ और इसके साथ SBI लाइफ, ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में खासा इंटरेस्ट देखा गया है। अच्छा, पिछले साल या फिर दिसंबर एंड तक ये बातचीत हो रही थी कि शायद अब प्रीमियम पेमेंट का समय होता है, दैट एनुअल टैक्स सेविंग एक्सरसाइज, तो उसको लेकर थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। लेकिन अगर आप बजट से कोरिलेट करें तो शायद यहाँ पर कुछ और इंसेंटिव्स मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं, ताकि इंश्योरेंस का पूरा गैमेट और वाइडन हो इस भारत जैसे देश में। क्या ये एक पॉकेट है जहां पर पैसे पार्क किए जा सकते हैं प्री बजट, या नहीं? थोड़ा एलोकेशन मुझे लगता है आप दे सकते हैं विद इन फाइनेंशियल्स में आप 30% तक लेट्स से पोर्टफोलियो में रखते हैं, तो कुछ एलोकेशन दे सकते हैं इंश्योरेंस को। और थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस भी रहा है इंश्योरेंस स्टॉक्स का। आप देखिए ICICI लाइफ आई थिंक साल भर में शायद 30-40% डाउन है आफ्टर जब हमने उसका मूवमेंट देखा था। HDFC लाइफ का भी 800 रुपए के आसपास का हाई, और अभी लगभग अभी थोड़ा सा 600 के ऊपर आया है। तो थोड़ा सा कोविड पीरियड से अंडर परफॉर्मेंस रहा है। 3 पैरामीटर्स मुझे लगता है बढ़ेंगे। एक तो AP ग्रोथ जो है, एनुअलाइज्ड इक्विवेलेंट ग्रोथ बोलते हैं, उसमें सुधार देखने को मिल रहा है। और कुछ बैंक्स का प्रोडक्ट मिक्स बेटर है। HDFC का सबसे बैलेंस प्रोडक्ट मिक्स है, यूलिप का, पार का, नॉन पार का, और क्रेडिट और एन्युटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स का। तीसरा, परसिस्टेंसी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पॉलिसीज क्रॉस करेंगी 13 महीने और 5 साल, जो कि मेजर करता है मार्केट, तो इंश्योरेंस में बैक एंडेड प्रॉफिटेबिलिटी आती है। तो वो और डेट यील्ड बढ़ने से आगे जाके मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट इनकम पे भी फेवरेबल वो आएगा। तो HDFC लाइफ देख सकते हैं पोर्टफोलियो में। ICICI लाइफ भी अगर आप देखेंगे 80% यूलिप करते थे 3-4 साल पहले, अब वो रेशियो सिर्फ 40% रह गया है। तो प्रोडक्ट मिक्स उनका और बैलेंस हो रहा है, इसलिए हमने VNB मार्जिन उनका 33% देखा पिछले क्वार्टर। तो थोड़ा सा एलोकेशन मे बी विद इन फाइनेंशियल, अगर आप 30% फाइनेंशियल में रखना चाहते हैं, 4 से 5% आप इंश्योरेंस में रख सकते हैं। गुरमीत, शुक्रिया आज जुड़ने के लिए। और गुरमीत हमारे साथ बजट में होंगे एज गेस्ट एडिटर। वो स्पेशली एक ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली से मुंबई हमारे लिए, और गुरमीत सबसे पहले तो उसके लिए शुक्रिया। और गुरमीत हमारे साथ बजट सुनेंगे और एक एक बजट की बारीकी देखेंगे, समझेंगे। और ये जी आपकी स्क्रीन पर 3 गेस्ट एडिटर्स होंगे हमारे साथ। राहुल अरोड़ा होंगे, प्रकाश दीवान होंगे और गुरमीत होंगे। तो गुरमीत, 1 फरवरी पूरे दिन आपके साथ, और लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बिल्कुल, मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लुक फॉरवर्ड। चलिए, तो यहाँ पर गुरमीत को शुक्रिया बोलते हैं और एक नज़र डालते हैं मार्केट पर। और एकदम नीरस एक्सपायरी, मतलब बिल्कुल जो सुला दे मार्केट में आपको लिटरली वो वाली एक्सपायरी। हर्षदा, देखिए मतलब क्या, मतलब मार्केट आज
क्या कमेंट्री भी क्या करेंगे आज? वो 90 पॉइंट की रेंज निफ्टी की, 225 पॉइंट की बैंक निफ्टी की, मतलब ये एक्सपायरी है। एक्सपायरी पे तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा एक्शन हो, थोड़ा एक्शन हो, थोड़ी सी आतिशबाजी हो। कुछ भी नहीं है, एकदम बिल्कुल फ्लैट, एकदम ठंडी एक्सपायरी। और इसी ठंडे नोट पर फिर एक ब्रेक ले लेते हैं अनुज, 40 सेकंड का ही सही, लेकिन ब्रेक इज अ ब्रेक और लौटेंगे फटाफट। देखते हैं उसके बाद कुछ जान आती है या नहीं इस मार्केट में। जहां एक तरफ ग्लोबल मार्केट्स मंदी की मार से जूझ रही हैं, वहीं इंडिया की स्टॉक मार्केट बूम कर रही है और इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में उभर रही है। सरकार के रिफॉर्म्स ने भी इस ग्लोबल रिसेशन से बचाने में इंडियन मार्केट्स की काफ़ी हेल्प की है और आने वाला बजट इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करना चाहिए। निर्मला सीतारमण के इस आम बजट से आम जनता को और पूरे देश को काफ़ी उम्मीदें हैं। देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज और सर्वश्रेष्ठ विश्लेषण मेरे साथ सिर्फ CNBC आवाज़ पर, क्योंकि बजट मतलब CNBC आवाज़। Budget 2023, Resilience to Resurgence. हालांकि नोटबंदी के बाद ये माना जा रहा था कैश में लेन देन कम हो जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ती गई, कैश में लेन देन भी बढ़ता गया और 6 साल में करीब दोगुना हो गया है और जो 32 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है कैश सर्कुलेशन। तो वेलकम बैक। देखिए निफ्टी करीब 60 पॉइंट नीचे और बैंक निफ्टी 150 पॉइंट नीचे। हालांकि जो सुबह की रेंज है, पूरे दिन की रेंज है हाई और लो, उसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया एक्सपायरी वाले टाइम पे भी। 2-3 स्टॉक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। पहले तो टॉरेंट पावर लेकर आइए, अब ये FNO का टॉप लूजर, 5.5% का डिक्लाइन यहाँ पर। और RBL बैंक के कल नंबर आने हैं। RBL बैंक नंबर से पहले थोड़ा नर्वस होता हुआ, हालांकि इसमें काफ़ी बड़ी रैली देखी है हमने RBL बैंक में, लेकिन थोड़ा सा इस समय नर्वस, करीब 3% नीचे। अब एक काम करते हैं, BTST का सिलसिला शुरू करते हैं। गाबा जी आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए क्या ट्रेड लेंगे कल के लिए? मुझे अच्छा लगता है इस वक्त वो है जुबिलेंट फूड। यस, ध्यान देना चाहिए जुबिलेंट फूड पर। 505 का स्टॉप लगाना चाहिए। ट्रेड करें 510 के आसपास, टारगेट होगा 520। जुबिलेंट फूड काफी हमने देखी है गिरावट, लगता है एक बाउंस मिलना चाहिए, बहुत स्ट्रेच हो गया ऑन द डाउन साइड। जुबिलेंट फूड्स आपका अगर आप देखें कन्विक्शन कॉल है 510 पर, आप देखें आप पिक कर रहे हैं BTST के तौर पे। बहरहाल एक चीज़ याद रखिएगा बस, डाउ फ्यूचर्स मतलब जो हम शायद BTST के अमूमन पहले बोलते हैं, डाउ फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पे 33,236 करीब 150 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है। मानस आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? देखिए कल के लिए IOC को लेके जाएंगे। IOC में आई थिंक एक ब्रेकआउट इंटरडे चार्ट पे देखने को मिला है। 83 के ऊपर के भाव चल रहे हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 8250 के आपको स्टॉप लॉस रखते हैं IOC में, लेकिन ऊपर की तरफ 85 रुपए 50 पैसे 85.50 वो आपके टारगेट्स रहेंगे। तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड 85 के ऊपर के टारगेट के लिए IOC। अमित आपका ट्रेड? हर्षिता मैम, क्लोजिंग आवर्स में भी हम देख रहे हैं कि वेदांता में कंटिन्यूड मोमेंटम है, तो मुझे लगता है कि कल ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। इसमें देखा जाए तो वैसे भी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी है। 330 का प्राइस है वेदांता का, इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 337 और स्टॉप लॉस रहेगा 326 रुपए का। वेदांता पर बाय करना है। चलिए मेटल्स में अच्छा खासा मोमेंटम है और सेकंड हाफ में वापस वो मोमेंटम लौटता हुआ। प्रशांत जी आपकी BTST कॉल? अनुज जी, में L&T फाइनेंस होल्डिंग्स मुझे काफी अच्छा लग रहा है, सस्टेन कर रहा है 95 के ऊपर, तो ये मेरा पिक होगा। 94 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 99 का मेरा टारगेट 1 होगा, 102 का टारगेट 2 होगा। होल्डिंग 99 और फिर 102 के लिए एक मौका तेजी की पोजीशन लेने का। अग्रवाल साहब आपका ट्रेड? हर्षिता जी, शो के शुरुआत में मैंने मेटल स्टॉक जिंदल स्टील एंड पावर दिया था। अभी अनुज जी भी कह रहे हैं कि मेटल्स में वापस से चमक है, तो एक और मेटल के रिलेटेड स्टॉक ही दे रहा हूँ, माइथन एलॉयज। मैंगनीज ऑयल एलॉयज की सबसे बड़ी कंपनी कही जा सकती है। वेस्ट बंगाल, आंध्रा और मेघालय में इनके प्लांट्स है। पावर खुद का कैप्टिव है इनका, न केवल डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स को भी कैटर
करती है। और जितने भी बड़े नाम है, फिर वो चाहे सेल, टाटा स्टील, JSPL हो, सभी इनके क्लाइंट है। 75% प्रमोटर होल्डिंग है, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। और सबसे अच्छी बात है कि वैल्यूएशन के लिहाज से अगर देखूं तो 4 से भी कम की PE पे ट्रेड करती है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 15 से 20% आगे आने वाले 2 क्वार्टर्स में बिल्कुल दे सकता है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। ओके, तो ये फिलहाल वो BTST ट्रेड्स जो हमारे जानकारों ने दिए और सारे के सारे तेजी वाले ही ट्रेड्स इस समय उभर कर आ रहे हैं। चलिए, आखिरी 15 मिनट से भी कम का समय, तो कुछ स्टॉक्स आपके लिए पेश करते हैं जहां पर अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिला। एक्साइड का हम पहले जिक्र कर रहे थे, उस पर चर्चा हो गई। कोल इंडिया, परसिस्टेंट जैसे स्टॉक्स पर व्यू हमने ले लिया है। एक बार इन सीमेंट मेजर्स पर नजर डालिएगा। एक तो आपका ACC, दूसरा श्री सीमेंट, क्योंकि वायदे बाजार में यहाँ पर थोड़ा सा एक्शन दिखा है। इनमें से कोई ट्रेड जो कल के लिए भी टिक पाएगा मानस? देखिए, जितने आपने सीमेंट काउंटर्स की बात की, उसमें ACC एक बहुत ही बढ़िया जगह से रिवर्स हो रहा है, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है। अब एक पॉइंट ये है कि 20 डे मूविंग एवरेज एक बार ब्रीच हो जाते हैं, अगर ये 2420 के ऊपर निकलेगा, तब तो आपको करीब 80 से 100 रुपए का आपको वॉर देखने को मिलेगा। तो चांस लेना चाहिए, क्योंकि आज लोअर लेवल पे काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। ACC में करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 2365 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। सबसे पहला टारगेट 2450 का रहेगा। आपकी स्क्रीन पे ACC, और एक मैं स्टॉक जिक्र करना चाहूंगा, मेटल्स का जिक्र अभी आप देखें अनुज कर भी रहे थे। लुक एट हिंदुस्तान जिंक एट 380। याद रखिएगा, ये इसके करियर का, पूरे करियर का, मतलब मेरे स्क्रीन पे आप समझ लीजिए जनाब, चार्ट है इस वक्त लगभग 1992 से 92 से, आई मीन कीपिंग अदर फैक्टर्स, आई मीन जो कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट्स होती हैं, डिविडेंड होते हैं, वो सब हटा दूं मैं, जस्ट फोकसिंग ऑन अंडरलाइंग, इट विल बी अ सेकंड बेस्ट क्लोज फॉर हिंदुस्तान जिंक। इससे पहले याद रखिएगा वो क्लोज था अक्टूबर 2018, 2000 अक्टूबर 21 को 388 पे क्लोज हुआ था एट 381, सेकंड बेस्ट क्लोज फॉर हिंदुस्तान जिंक उसके एंटायर करियर का। मेरे स्क्रीन पर आप देखें 20, 21, 22, 23 और लगभग अगर आप देखें तो 8, लगभग अगर आप देखें 2 सवा 2 दशकों का चार्ट रखा है। ये करियर का हाई, इसका सेकंड बेस्ट हाई क्लोज है। चलिए अब एक काम करते हैं, आपको दिखाते हैं कि आज की ब्रेथ क्या रही। देखिए, एक्सपायरी बिल्कुल ठंडी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बेहद स्ट्रॉन्ग रहा। परसिस्टेंट, कोल इंडिया, पॉलीकैब, इंडिगो, चोला फाइनेंस, कोल इंडिया, ये कुछ ऐसे काउंटर जो कि एक सब्सटेंशियल मूव लेके गए। ब्रेथ कैसी थी? बहुत सही नहीं थी, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी। और परसिस्टेंट, पॉलीकैब, एक्साइड, वेदांता, UPL, ये इनफैक्ट अच्छी बात है कि हमने ज़्यादातर ट्रेड लिए थे, स्पेशली UPL, परसिस्टेंट और पॉलीकैब, और स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हुआ। शॉर्ट कवरिंग यहाँ भी थी कोल इंडिया में, और हनीवेल में, श्री सीमेंट में, जुबिलेंट फूड्स और IOC में आज शॉर्ट कवरिंग विजिबल थी, और 71 शॉर्ट्स थे। आइए देखते हैं जो शॉर्ट्स का ठिया था, मतलब एग्जैक्टली टारगेट पॉइंट था, वो क्या था, कहाँ पे अगर आप देखें वो स्थापित हुए आज। टोरेंट पावर में, अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी अगर आप देखें पोर्ट्स, ये 2 ऐसे स्टॉक रहे जिनमें आज सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग हुई अदानी समूह के स्टॉक्स में। एशियन पेंट्स, पोस्ट नंबर्स, याद रखिएगा बहुत ही अगर आप देखें खराब बिहेवियर, और ये स्टॉक आज 6 महीने की सबसे लोवेस्ट ट्रेजेक्ट्री पे जाके क्लोज हो रहा है। यस, इनफैक्ट ये अब से कुछ सेशन पहले का, यानी 13 जनवरी का लो वॉलेट कर रहा है, और ह्यूज शॉर्टिंग इस स्टॉक में। और ICICI लोम्बार्ड याद रखिएगा नतीजों के बाद से ही सिंक हो रहा है। जी एंटरटेनमेंट आज करीब 2.5% नीचे रहा, इसमें भी आज काफ़ी शॉर्ट बिल्डअप दिखा गया है। और इनफैक्ट जी एंटरटेनमेंट 223.70 पे, ये एक और ऐसा स्टॉक है जनाब जो कि लगभग 6 महीने के सबसे लो क्लस्टर पे क्लोज हुआ है आज। बाकी इंडियबल्स हाउसिंग फाइनेंस, RBL बैंक, याद रखिएगा नंबर्स से पहले थोड़ी सी आप देखें प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे रही। मन्नापुरम फाइनेंस, बलरामपुर चीनी सुबह काफी स्ट्रॉन्ग था लेकिन बाद में सिंक हुआ, और AB फैशन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि आज थोड़ा सा बैकफुट पे रहे। अब मैं अगर क्लासीफाई करूँ थोड़ा सा रोल ओवर्स प्लस OI एडिशंस, अगर आप रैंकिंग को देखें सेक्टर वाइज, तो आज का टॉप सेक्टर कौन सा रहा जनाब, देखते हैं, लेके आते हैं पहले। OI के दृष्टिकोण से अगर आप देखें सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हुआ आज कुछ स्टॉक्स में, वो थे मेटल्स के। जरा प्लीज़ दिखाइए मेटल स्पेस, यहाँ पे याद रखिएगा कोल इंडिया में शॉर्ट कवरिंग थी, वेदांता, सेल, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो आपका टाटा स्टील, ये 3 टॉप स्टॉक्स रहे, और जिनमें अगर आप देखें सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप था मेटल्स में, जो डेरिवेटिव्स के पार्ट हैं। बैंकिंग में क्या हुआ? बैंकिंग में सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग क्रिएट हुआ आज एक्सिस बैंक में, 10% का OI बिल्डअप,
हालांकि इंट्राडे हाई से थोड़ा नीचे आया था, प्रकाश सर की सुबह कॉल भी थी, बट डेटा में याद रखिएगा कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है। कैनरा बैंक, पीएनबी, पीएसयू बैंकिंग बास्केट पे 2 बैंक्स पीएनबी और कैनरा बैंक काफी स्ट्रॉन्ग रहे, और लीडर्स में याद रखिएगा इट्स एचडीएफसी बैंक। तेजी थी, ओआई एडिशंस 4% के थे, और जहां तक का रोलओवर का सवाल है जनाब, 24% रोलओवर्स। मतलब इस बार रोलओवर्स की शीट में एचडीएफसी बैंक कुछ डिफरेंट कर रहा था। और अगर आगे चलिए तीसरे पायदान पे आते हैं, एक हो गया बैंकिंग, एक आज अगर आप कैपिटल गुड्स को देखें, याद रखिएगा आज एलएनटी ने अपने करियर का हाई छुआ। एलएनटी में 3% बिल्डअप, और साथ ही साथ पॉलीकैब में 41% बिल्डअप, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो आज हैवेल्स में 13.5 बिल्डअप, 5% का सुपर बिल्डअप देखा गया। तीसरा स्पेस रहा कैपिटल गुड्स, उसके बाद एक स्पेस और जोड़ना चाहूंगा और वो था टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा यहाँ पे परसिस्टेंट आज का सबसे बड़ा मूवर रहा, और इसका अगर आप ओआई एडिशन देखें तो लगभग 28.7% का सारा कंसंट्रेशन मिड कैप आईटी में रहा। एम्फोसिस में 7.6% का, और कोफोज में याद रखिएगा नंबर से पहले 11.3% का एडिशन। हर्षदा जी हाँ, इनफैक्ट आप सेल मेंशन कर रहे थे, और सेल पर जो अब तक की पोजीशंस बनी है वीरू, प्रोड्यूसर साहब ने जो डेटा हमारे साथ शेयर किया है, 106% तक की पोजीशन, तो शायद कल जब हम सुबह में लौटे तो बैन का अपडेट आ सकता है यहाँ पर। और पीएनबी में भी 98% तक की पोजीशंस खड़ी हुई हैं, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी ऑफ कोर्स सेल की। और सेल पर मेरे ख्याल में शिवांगी शारदा एक बाय कॉल दे रही थी जब हम मेटल्स डिस्कस भी कर रहे थे। अमित, अगर ट्रेड किसी ने लिया है सेल में आज, उनके लिए क्या सलाह होगी आखिरी 5 मिनटों में? हर्षद, डेफिनेटली इसमें एक अपस्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है मेरे हिसाब से, तो इसमें बने रहना चाहिए। हायर टारगेट्स इसमें विजिबल हैं, स्टॉप लॉस अपना ट्रेड कर लीजिए 90 के आसपास, और मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा मूव यहाँ से भी पॉसिबल है। पोजिशनली 96 97 तक के टारगेट सेल में डिसेंट लगते हैं यहाँ पे। ओके, ठीक है, चलिए एक पॉलीकैब एक्चुअली ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप तो है ही, लेकिन नंबर्स में देख रहा था हर्षदा, एक जैसे कहते हैं मार्जिन लेट बीट, क्योंकि रेवेन्यू जो था 3715 करोड़, एस्टिमेट था 3676 करोड़, तो ऑलमोस्ट ठीक है, थोड़ा सा बीट है, कोई बहुत ज़्यादा बीट नहीं है, 1% का बीट है। लेकिन एबिटा में बीट देखिए, 423 करोड़ का एस्टिमेट था और 503 करोड़ की डिलीवरी की है इन्होंने, और मार्जिन 13.5%, एक्सपेक्टेशन था 11.5%। हाँ, 200 बेसिस पॉइंट का मार्जिन इंप्रूवमेंट, और पैट 361 करोड़, एस्टिमेट था 287 करोड़, तो ज़बरदस्त वहाँ पर एक मूव है। अब एक चीज़ है बस, ये स्टॉक जो है काफ़ी चल चुका है ऑलरेडी, इस महीने 10% का मूव है यहाँ पर, 10% इस महीने चल चुका है पॉलीकैब। एक बार रिविजिट कर लेते हैं, हालांकि इस पर बात की थी हमने राजेश जी, लेकिन पॉलीकैब एक ऐसा स्टॉक जो जब आईपीओ के बाद आया किसी ने ध्यान नहीं दिया इसका, उस समय बेयर मार्केट थी, 300-400 रुपये में घूमता रहता था, उसके बाद वहाँ से 10 बैगर हुआ, अब काफ़ी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर क्या व्यू है इस समय? अनुज जी, जब हम हैवेल्स डिस्कस कर रहे थे उस समय मैंने कहा था कि हैवेल्स और पॉलीकैब दोनों ही हमारी बाय लिस्ट में है। अगर अभी नंबर्स की बात की जाए, आप बता रहे थे जैसे कि नंबर्स बेहद अच्छे आए हैं। एबिटा 500 करोड़ के ऊपर का एबिटा आया, 358 करोड़ की बॉटम लाइन आई है, दोनों ही बीट आए हैं। मार्जिन्स बहुत अच्छे आए हैं। मार्जिन्स मेरे ख्याल से जो कॉपर में गिरावट आई है ना, उसके कारण से हो सकता है सारी कंपनियों के मार्जिन्स बेहतर हुए हों, लेकिन अदरवाइज भी अगर आप देखो तो इस कंपनी की जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है, फिर वो चाहे वायरिंग को लेकर के हो या एफएमईजी को लेके हो, दोनों ने ही बहुत अच्छा मार्केट शेयर गेन किया है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और भी अच्छे स्कोप बनते हैं। तो इस पर हमारी कई महीनों से लगातार खरीदारी की सलाह रही है, और हम अभी भी मेंटेन कर रहे हैं कि यहाँ पे खरीदारी ही करनी चाहिए। कि यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। चलिए हर्षदा के पास जाएं बिग वॉल पे, उससे पहले एक बार इस क्लोजिंग को समझ लेते हैं। और हर्षदा बिल्कुल जैसे कहते हैं नो मैंस लैंड, वहाँ क्लोज हो रहा है निफ्टी 18,095 की सिग्निफिकेंस क्या है? जब आज हमने ट्रेड स्टार्ट की थी तो निफ्टी का जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने डिस्कस किया था, एग्जैक्टली वो था 18,096 एक्चुअली 18,096 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हम बंद कहाँ हो रहे हैं? 18,096 पर, मतलब एक भी पॉइंट इधर या उधर नहीं। तो एकदम जैसे कह रहा हूँ मैं, नो मैंस लैंड मार्केट। यहाँ कल के बाद क्या मूव आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बैंक निफ्टी बंद हो रहा 42,311 पर, और उसका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो है 42, यहीं कहीं इसके आसपास ही है। तो बहुत इंटरेस्टिंग दोनों इंडेक्स की क्लोजिंग।
देखते हैं कल किस तरीके का मूव बनता है, लेकिन आज तो जिसे कहते हैं थोड़ा मार्केट ने हमको परेशान किया, क्योंकि ज़्यादा मुंह दिखाया नहीं किसी भी डायरेक्शन में। एकदम ठंडा सत्र आप कह सकते हैं, ज़्यादा कुछ आतिशबाजी नहीं हुई है। 18,094 के आसपास हम जाकर टिक रहे हैं, तो लगभग 30 पॉइंट ही दूर आज डे लो की तरफ से। और अगर आप निफ्टी बैंक देखें तो 42,317 पर ये जाकर टिकता हुआ। इनफैक्ट 42,300 के नीचे हम फिसले थे, लेकिन थोड़ा सा संभलता हुआ, लेकिन हाँ दबाव तो रहा ही है। और कुछ स्टॉक्स आपके लिए लेकर आएंगे, उससे पहले एडवांस डिक्लाइन रेशियो दिखा देते हैं। गिरने वाले शेयरों की संख्या आज टैड बिट थोड़ी सी ज्यादा है बढ़ने वालों की तुलना में। 1673 गिरने वाले शेयर वर्सेस 1167 बढ़ने वाले शेयर। तो यहाँ पर जो पोजीशंस थी तेजी की वो सीमित रही, और हमने देखा इन्होंने सरपास नहीं किया है मंदी वाले ट्रेड्स को। कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर ले आएंगे आज की क्लोजिंग में, जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन बनता दिखाई दिया है। कोल इंडिया आज करीब 3% ऊपर जाकर टिक रहा है। यूपीएल में हमने देखा 2-2.25% तक की तेजी बनती दिखाई दी है। दोनों स्टॉक्स वैसे आप देखें इस हफ्ते के पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में 4% का इजाफा दिखा चुके हैं। यही नहीं, ओएनजीसी, बीपीसीएल ये कुछ ट्रेड्स हैं जो तेजी की तरफ बैठे हैं आज। इसके अलावा स्टील कंपनियों में टाटा स्टील 1% ऊपर, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ ये कुछ ट्रेड्स तेजी में। निफ्टी बैंक में एक्सिस और एचडीएफसी बैंक ये 2 ट्रेड्स थे जो पॉजिटिव टेरिटरी में रहे, वरना आज के दिन आप देखिएगा इंडसइंड बैंक नतीजे ठीक 1.5% नीचे, कोटक महिंद्रा बैंक 1.5% दबाव में, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ज्यादा कुछ योगदान तेजी की तरफ दिया नहीं है, और आईसीआईसीआई बैंक एक लैगर्ड रहा है आज के दिन। एशियन पेंट के नतीजे आए और उसके बाद 3% के करेक्शन पर यह स्टॉक जाकर टिका है। और अदानी एंटरप्राइजेस एफपीओ लॉन्च हो रहा है 27 तारीख को अगले हफ्ते, लेकिन 13% के डिस्काउंट पर आ रहा है, तो स्टॉक में पहले से ही पोजीशंस अनवाइंड होना शुरू हो चुकी हैं। ये कुछ आज के दबाव वाले काउंटर्स रहे हैं। आखिरी 30 सेकेंड और आप देखिएगा निफ्टी 18,100 के नीचे 77 पॉइंट के नुकसान पर। निफ्टी आईटी शांत था, परसिस्टेंट के नतीजे अच्छे। कल बड़ा दिन होगा, कोफोर्ज, एलटीआई जैसे नंबर्स पर हम रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे। आज देखिएगा निफ्टी बैंक 166 पॉइंट नीचे, जिसका मैं जिक्र कर रही थी अभी वहां से दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। हीट मैप आपके लिए लेकर आएंगे, जहां पर आज क्लियरली आपको दिखाई देगा किस तरह का डिफरेंस था तेजी और मंदी वाले ट्रेड्स के बीच, जहां पर आज हमने देखा है बिकवाली की लहर आज ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी है। अदानी हो, एशियन पेंट हो, टाटा मोटर्स हो, अदानी पोर्ट हो, नेस्ले इंडिया, बजाज ऑटो, एचयूएल के नंबर से पहले हमने देखा है बिकवाली का दबाव साफ तौर से बनता हुआ दिखाई दिया। ये वो विक्टिम्स रहे हैं आज मंदी की तरफ, लेकिन कोल, यूपीएल, ओएनजीसी, बीपीसीएल तेजी वाले आइडियाज। यहाँ पर बजाज फाइनेंस फ्लैट, एचडीएफसी एकदम फ्लैट, और एलएनटी का थोड़ा सा साथ मिला है मार्केट को, इसीलिए हम क्लोज 1884 के आसपास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर एकदम शांत एक्सपायरी, और बहुत दिनों बाद इस तरह की शांत एक्सपायरी देखने को मिली है वीरू। अच्छा, एक बेहद ही शांत एक्सपायरी। हर्षिता जरा टीम बताइए। टीम हाँ, टीम सीधा सौदा का भी अपडेट क्या आ रहा है स्क्रीन पर। नीरज और आशीष के बीच जो मुकाबला हुआ है, यहाँ पर आशीष ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर एक सेल कॉल दिया, संवर्धना मदसन पर एक सेल कॉल दिया, उसका फायदा मिला इनको। वीमार्ट और ओएनजीसी तेजी वाले ट्रेड्स थे आज के लिए। साथ ही नीरज ने परसिस्टेंट एरिस तेजी में पकड़े, विनाइल और डेल्टा कॉप मंदी में पकड़े, और उसका फायदा, उसके रिटर्न्स भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए। जी हाँ, चलिए जनाब, अब आ गया है लौट के शुक्रवार। आजकल मुंबई वालों को रहे न रहे इंतजार, लेकिन दिल्ली वालों को, एनसीआर वालों को वीकेंड का बड़ा इंतजार होता है। सुबह 5 बजे जब अलार्म बजता है और 3 डिग्री होता है तापमान, तो वाकई बड़ी मुश्किल होती है। खैर कोई बात नहीं, शुक्रवार सबके लिए अच्छा होता है। कल फिर मॉर्निंग में मुलाकात होगी हर्षिता, मेरी और आशीष की और नीरज जी की मॉर्निंग कॉल में। तब तक के लिए नमस्कार।